हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रेप आईएएस पे आप सबका स्वागत है। यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 के क्रैश कोर्स में आज हम इकोनॉमी का फिफ्थ लेक्चर करेंगे। सो वी आर डूइंग दी फिफ्थ लेक्चर ऑफ इकोनॉमी इन दी क्रैश कोर्स फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स 2023। और इसमें देखिए आज जो टॉपिक हम पढ़ेंगे दैट इज इन्फ्लेशन। इट इज़ अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब इसको इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट बोलने के पीछे दो रीज़न हैं। पहला रीज़न है कि every year there are one or two questions from this topic। so हर साल एक या दो क्वेश्चन इस टॉपिक से आते हैं। दूसरी चीज, ये जो क्वेश्चंस आते हैं दे आर वेरी इजी। ये जो क्वेश्चंस आते हैं दे आर वेरी इजी। और तीसरी चीज, ये एक या दो क्वेश्चन जो मैं बोल रहा हूँ ये तो डायरेक्टली आते हैं, बट कई बार एक या दो क्वेश्चन में जो है किसी स्टेटमेंट में इन्फ्लेशन का कॉन्सेप्ट जो है इंटीग्रेट करके इनडायरेक्टली भी आता है। ठीक है, सो ओवरऑल आप 3 या 4 क्वेश्चंस मान के चल सकते हो जो है डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली इस टॉपिक से आते हैं। सो दैट्स वाई इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। और जितना मैं अभी आधे एक घंटे में पढ़ाऊंगा, ट्रस्ट मी, दैट इज मोर देन सफिशियंट टू डू ऑल दीज क्वेश्चन। ये जितने भी क्वेश्चन आएंगे उनको करने के लिए वो जो है नॉलेज या इन्फॉर्मेशन है दैट इज मोर देन सफिशियंट। इनफैक्ट हम लोग जैसे अभी करेंगे इस लेक्चर को, तो इसमें हम बहुत सारे PYQs स्टार्टिंग फ्रॉम द लेटेस्ट वन टिल अप टू 2015 जो है ज़्यादातर PYQs भी साथ साथ में करेंगे, काफ़ी जो रिलेटेड होंगे। ठीक है, सो बिना डिले के स्टार्ट करते हैं। एंड अगेन बिफोर वी स्टार्ट, वन मोर थिंग, आई वुड लाइक योर फीडबैक। सो योर फीडबैक इज़ वेरी मच अप्रिशिएटेड। तो जो भी आपका फीडबैक हो रिगार्डिंग लेक्चर्स, डू गिव अस इन कमेंट्स वेदर इट इज़ हेल्पिंग यू और इट इज़ नॉट हेल्पिंग यू। आपको कोई चीज़ सजेस्ट करनी हो जिससे जो है आपको लगता है दीज लेक्चर्स कैन बी बेटर, दिस इनिशिएटिव कैन बी बेटर, please do suggest us in the comments। So without any delay let's start with our lecture। so उससे स्टार्ट करने से पहले ही लेट्स डू अ PYQ ऑफ 2020। और ये PYQ इसलिए क्योंकि ये जो कल हम जो लास्ट हमने नेशनल इनकम का चैप्टर पढ़ा था, राइट, उस चैप्टर से रिलेटेड है। नाउ यहाँ पे देखो, मैं थोड़ा सा आपको क्योंकि इसमें ज़्यादा नॉलेज है तो थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। पब्लिक मतलब गवर्नमेंट, राइट, गवर्नमेंट ने जो है एक्सपेंडिचर किया है। इन्वेस्टमेंट, प्लीज रिमेंबर जो है हमने नेशनल इनकम में क्या पढ़ा था कि इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, राइट। इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन, या आप सिंपली अभी यहाँ के लिए कैपिटल फॉर्मेशन समझ लीजिए। अब यहाँ पे आप ये समझिए, कैपिटल गुड्स हमने क्या पढ़ा था। कैपिटल गुड्स ऐसे गुड्स हैं जो बेसिकली प्रोडक्शन जो है या प्रोडक्टिविटी जो है इंक्रीज करते हैं। मतलब आप जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हो उसको जो है प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर देंगे, या प्रोडक्शन जो है आपका दूसरे गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन में जो है काम में आते हैं। ठीक है, सो दीज आर योर कैपिटल गुड्स विच आर यूज्ड टू प्रोड्यूस अदर गुड्स। ठीक है, अब एग्रीकल्चर में ऐसी कौन सी चीजें थी जो गवर्नमेंट ने पैसा लगाया, जो पैसा बेसिकली ऐसे गुड्स में लगाया जो कैपिटल गुड्स हैं जिनसे एग्रीकल्चर सेक्टर का प्रोडक्शन बढ़े। अब ये क्वेश्चन मैंने आपको पूरा समझा दिया है। ठीक है, नाउ आई एक्सपेक्ट अ आंसर। और देखो सिंपली मेरे को आंसर में ABCD मत बताना। ठीक है, आप बताना कि स्टेटमेंट 1 सही है या गलत है। आप बताना क्यों सही है क्यों गलत है। मान लो स्टेटमेंट 1 अगर आप बोलते हो दैट इट इज नॉट अ पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर, तो रीजन दीजिए। और देखो ये एक्सरसाइज मेरे लिए नहीं है, ये एक्सरसाइज आपके लिए, मैं तो अभी बता सकता हूं। जैसे स्टेटमेंट 1 में जो है अगर आपको लगता है गलत है तो आप रीजन दीजिए कि ये गलत क्यों है। दिस इज रॉन्ग बिकॉज ऑफ कि फॉर इंस्टेंस इस ये जो है गलत है स्टेटमेंट 1। ठीक है, या जैसे ऐसे आप अज्यूम करते हो कि ये गलत है तो उसके लिए बताओ कि दिस इज रॉन्ग बिकॉज ऑफ कि ये इसलिए पब्लिक इन्वेस्टमेंट नहीं है। ठीक है, सो यू हैव टू टेल। ठीक है, इसलिए हर एक स्टेटमेंट का जो है आप बताइए सही है या गलत है, और सही है तो क्यों सही है, गलत है तो क्यों गलत है। यानी आपको सिंपली ये बताना है हर एक चीज़ यहाँ पे दी है कि क्या ये पब्लिक इन्वेस्टमेंट है या नहीं है, अगर है तो क्यों, और नहीं है तो क्यों नहीं। ठीक है, और देखो क्योंकि यहाँ पे अभी हम रियल एग्जाम में सॉल्व नहीं करें, यहाँ पे हम सीखने, वी आर हियर टू लर्न, और इसी तरीके से हम PYQ से लर्न करते हैं। सो ये एक्सरसाइज आपके लिए है। मैंने आपको बहुत ज़्यादा हिंट दे दिया है, इसमें बहुत क्लियरली बता दिया है। अब आपका काम है कि हर एक स्टेटमेंट के लिए आप बताइए सही है तो क्यों, गलत है तो क्यों। और अगर ये एक्सरसाइज करोगे ट्रस्ट मी दोबारा क्वेश्चन आएगा, आराम से कर पाओगे। ठीक है, नाउ इन्फ्लेशन है क्या। सी इन्फ्लेशन इज नथिंग बट राइज या इंक्रीज बोल सकते हो इन जनरल प्राइस लेवल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, अब देखो मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल है एक। ठीक है, तो देखो इंडिविजुअल में हम प्राइस एक कमोडिटी का लेते थे, यहाँ पे इकोनॉमी की जो सारे गुड्स एंड सर्विसेज हैं
उसका एक जो है जनरल प्राइस लेवल इंक्रीज। नाउ अब आप पूछोगे सर ये कैसे हम पता लगा सकते हैं कि सारे गुड्स एंड सर्विसेज का? सो ऑब्वियसली ये चीज़ हम देखेंगे। यू कुड जस्ट से कि टोटल मनी वैल्यू जो है इंक्रीज हो रहा है, राइट, मॉनेटरी वैल्यू इज इंक्रीजिंग, ओके, इस तरीके से आप देख सकते हो इसको, ठीक है। जस्ट अंडरस्टैंड फॉर नाउ, आगे आप देखोगे जब हम CPI पढ़ेंगे, WPI पढ़ेंगे, तब आपको पता चलेगा जनरल प्राइस लेवल मेजर कैसे करते हैं, ठीक है। सो बेसिकली इट इज इंक्रीज इन जनरल प्राइस लेवल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन एन इकोनॉमी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, यानी ऐसा नहीं है कि मोमेंटरी इंक्रीज हो, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। सो इन्फ्लेशन जो है थोड़े एक पीरियड ऑफ टाइम पे देखा जाता है, ठीक है। सो रिमेंबर करिए विच वेरिएबल इट इज इफ इट इज मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। बताइए कौन सा वेरिएबल, स्टॉक या फ्लो, ठीक है। नाउ इन्फ्लेशन इज द सिचुएशन ऑफ टू मच मनी चेजिंग टू फ्यू गुड्स, यानी लोगों के पास पैसा ज़्यादा है, तो वो क्या करेंगे, दे विल डिमांड मोर। वो जो है ऑब्वियसली आपके पास जो है अभी अगर 100 रुपये हैं तो आप सोच समझ के खर्च करोगे, और अगर 1 करोड़ रुपए हो जाएंगे तो आप सोचोगे समझोगे नहीं, जो भी मन में आएगा वो खरीद लोगे। जबकि दूसरा, तो पहली चीज की डिमांड ज़्यादा और टू फ्यू गुड्स, यानी सप्लाई की भाई जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं वो कम है सप्लाई, राइट। सो दिस इज द सिचुएशन, ठीक है। आपको पता है कि कई बार ऐसा होता है ना कि कोई चीज़ जैसे पहले होता था कि मूवीज़ की टिकट की ब्लैक मार्केटिंग की जाती थी, राइट। लोगों को देखनी थी, डिमांड ज़्यादा थी, सप्लाई कम थी, तो ब्लैक मार्केटिंग। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनकी ब्लैक मार्केटिंग की जाती है, ठीक है। सो ब्लैक मार्केटिंग क्यों की जाती है, उनकी सप्लाई कम है, ठीक है। सो नाउ जस्ट अंडरस्टैंड दिस, इट इज़ अ सिचुएशन ऑफ हाई डिमांड लेस सप्लाई, ठीक है। बट और स्पेसिफिकली समझते हैं कि ये इन्फ्लेशन, अच्छा चलो ऐसा हो रहा है कि प्राइस लेवल बढ़ रहे हैं इकोनॉमी में सारे गुड्स एंड सर्विसेज के, ठीक है, किसी एक के नहीं, सारे गुड्स एंड सर्विसेज के जनरल प्राइस लेवल बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, व्हाई इट इज हैपनिंग, ठीक है। बड़ा लॉजिकल क्वेश्चन है कि यार प्राइस बढ़ रहा है, दाम बढ़ रहे हैं, तो क्यों बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो दो ब्रॉड रीजन है इसके। वन इज डिमांड पुल इन्फ्लेशन, और डिमांड पुल इन्फ्लेशन का मतलब होता है जब टोटल डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, दैट इज एग्रीगेट डिमांड। देखो यहां पे याद करो, हमने जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ा था, इंडिविजुअल गुड के लिए इंडिविजुअल डिमांड पड़ी थी, राइट। हर इंडिविजुअल के लिए एक गुड की, सिंगल गुड की डिमांड पड़ी थी, तो वो इंडिविजुअल थी। जब उस एक गुड के लिए सारे जो मार्केट में जो है बायर्स है उनकी डिमांड एडअप कर दी, तो वो मार्केट डिमांड हो गई। बट वो एक ही गुड के लिए थी, इट वॉज ओनली फॉर वन कमोडिटी, ओके। बट अब जब हम है सारे गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड जोड़ देते हैं, ठीक है, वहां एक की थी, वहां अब यहाँ पे सारे गुड्स एंड सर्विसेज की, तो ये जो है हमारा, सो देखो इंडिविजुअल डिमांड, मार्केट डिमांड, ये हमारा जो है बन गया माइक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल, राइट, क्योंकि ये इंडिविजुअल लेवल पे चीजें मेजर करता है। जबकि डिमांड ऑफ ऑल दी गुड्स एंड सर्विसेज, सबकी डिमांड, राइट, ऑफ ऑल द इंडिविजुअल्स फॉर ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज इन इकोनॉमी, दैट बिकम्स योर एडी, ठीक है। तो वहां पे क्या होता था, प्राइस होता था, अगर माइक्रो की बात करें जो हमने लॉ ऑफ डिमांड देखा था, राइट, तो वहां प्राइस होता था, और यहाँ पे जो है क्वांटिटी डिमांडेड होती थी कि कितना या जो है गुड्स रिक्वायर्ड है, और कुछ ऐसा होता था जो हमने पढ़ा था। तो ये जो एडी होता है, एग्रीगेट डिमांड, राइट, इसका भी जो कर्व है सिमिलर है। ये तो इंडिविजुअल डिमांड का कर्व था या मार्केट डिमांड का, एडी डिमांड का कर्व जो है यहाँ पे आपका जनरल प्राइस लेवल, जीपीएल लिख देते हैं इसको, और यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड, ठीक है। और देखिए ये कर्व भी समवॉट सिमिलर आता है, ठीक है। नाउ इसके पीछे भी कुछ रीजंस हैं दैट वी नीड नॉट रिक्वायर टू गो इन, वो आगे हम बेसिकली देखेंगे कि एग्रीगेट डिमांड कैसे चेंज होती है, ठीक है। सो वो देखेंगे हम। और मान लो इस प्राइस लेवल पे से P1 प्राइस लेवल है, तो इस पे जो डिमांड है एग्रीगेट डिमांड से, एग्रीगेट डिमांड यहाँ पे 100 जो भी यूनिट्स XYZ जो भी है उसकी गुड की है, ठीक है। तो ये जो एग्रीगेट डिमांड एट दिस प्राइस लेवल इज नथिंग बट जीडीपी, क्योंकि जीडीपी क्या होता था, टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, राइट। सो इट इज नथिंग बट जीडीपी एट दैट प्राइस लेवल, ठीक है। उस प्राइस लेवल पे जीडीपी ये है। मान लो P2 है, तो P2 प्राइस लेवल पे जीडीपी हमारा ये है, राइट, जो भी हमें रखना हो 120, राइट। P3 प्राइस लेवल पे जो है हमारा जीडीपी ये है, ठीक है। सो दिस इज व्हाट, अगेन यहाँ पे देखिए हम थोड़ा सा प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से स्पेसिफिक मोड में पढ़ रहे हैं, इसलिए हम लोग ये जो है बेसिकली ADAS मॉडल होता है, एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई मॉडल, ये बेसिकली सिमिलर होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स से, ठीक है। एग्रीगेट डिमांड वाला पोर्शन पूरा सेम होता है, थोड़ा सा एग्रीगेट सप्लाई का डिफरेंट होता है, बट हमारे एनालिसिस के लिए यूपीएससी के लिए इतना ही काफ़ी है जानना, ठीक है, कि ये होता है।
और दिस इज इक्वल टू नथिंग बट जीडीपी, आपने देखा होगा एक्सपेंडिचर। सो जो जितना डिमांड किया है लोगों ने गुड, दैट मीन्स दे आर विलिंग एंड बेसिकली एग्रीगेट डिमांड इज द अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इंडिविजुअल्स आर विलिंग एंड एबल टू बाय, राइट। जो सारे जो है इकोनॉमी में सब जो है विलिंग और एबल टू बाय हैं, राइट। सो इसका मतलब इस पे वो लोग उतना एक्सपेंडिचर भी करेंगे। तो एक्सपेंडिचर मेथड से हमें पता है जीडीपी इज इक्वल टू कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस एक्सपोर्ट्स। एक्सपोर्ट्स क्यों? क्योंकि गुड्स हमारी कंट्री में बने हैं और वो बाहर लोगों के पास गए हैं, राइट। सो उस जो गुड्स यहाँ पे बने हुए हैं उस पे एक्सपेंडिचर एक्सपोर्ट्स में बाहर वाले लोगों ने किया, और माइनस इंपोर्ट्स, राइट। इंपोर्ट्स हटाते क्यों? क्योंकि ये गुड्स बाहर बने थे हमारी कंट्री में, इसलिए हमारे जीडीपी के पार्ट नहीं थे, बट इस पे हमने एक्सपेंडिचर किया, राइट। सो दिस इज दी फॉर्मूला। नाउ यहां से देख सकते हो कि अगर देखें तो ये एग्रीगेट डिमांड जो है हमारा, राइट, एग्रीगेट डिमांड जो है अगर इसको देखें हम, सो सी डिमांड पुल इन्फ्लेशन का मतलब क्या होगा? इट वुड सिंपली मीन कि जो है डिमांड का बढ़ना। डिमांड पुल इन्फ्लेशन मीन्स देर इज बेसिकली इंक्रीज इन डिमांड, और डिमांड इतना बढ़ गया है दैट इट्स एक्सीड द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो जैसे सिंपली आप देखो डिमांड आपका इधर चले गया, ठीक है। सो इट एक्सीड्स। सो जब ऐसा होता है कि जो है सप्लाई से ज़्यादा बढ़ जाता है तो फिर ऑब्वियसली आपके पास क्या होता है? एक्सेस डिमांड होता है, ठीक है। अब ये एग्रीगेट डिमांड क्यों बढ़ेगा? या तो कंज्यूमर स्पेंडिंग में इंक्रीज हो जाए, राइट, इट कुड इंक्रीज बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन कंज्यूमर स्पेंडिंग, राइट। सो एग्रीगेट डिमांड यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। सो कंज्यूमर स्पेंडिंग में कब इंक्रीज होगा? कब आप खर्चा करोगे? जब इनकम या सैलरीज बढ़ जाए, ओके, व्हेन इनकम एंड सैलरीज आर मोर। और या फिर डायरेक्ट टैक्स, जैसे इनकम टैक्स लगता है लोगों पे, सो इनकम टैक्स अगर कम कर दिया जाए तो लोगों के पास ज़्यादा क्या होगी? पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, जो हमने कल पढ़ा था, लोगों के पास ज़्यादा पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम होगी। पॉपुलेशन बढ़ती है तो ऑब्वियसली ज़्यादा लोग, ज़्यादा डिमांड, ठीक है। ब्लैक मनी भी जितना बढ़ता है, जितना लोगों के पास काला धन, उतना जो है वो कंजम्पशन करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमारा एग्रीगेट डिमांड बढ़ाती है, और इन्हीं के कारण जो है हमारा डिमांड पुल इन्फ्लेशन होता है। सिमिलरली एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी, नाउ ये क्या है डिटेल में हम अगले उसमें पढ़ेंगे जब हम मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में बात करते हैं। सी एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी का इम्पैक्ट सीधा सीधा है कि मनी सप्लाई जो है उसको इंक्रीज किया जाता है, और जब मनी सप्लाई इंक्रीज होता है बट बाकी सारी चीजें सेम है, प्रोडक्शन इंक्रीज नहीं हो रहा, मनी सप्लाई इंक्रीज हो रहा है बट प्रोडक्शन जो है इंक्रीज नहीं हो पा रहा किसी भी रीजन के कारण, तो उसके कारण क्या होगा? प्रोडक्शन सेम रहेगा, मनी ज्यादा हो जाएगा, मनी ज्यादा होगा, टू मच मनी चेजिंग टू फ्यू गुड्स, दैट वुड लीड टू इन्फ्लेशन, ठीक है। और इसमें मेनली डेफिसिट फाइनेंसिंग, ये आगे हम पढ़ेंगे। डेफिसिट फाइनेंसिंग मतलब बेसिकली गवर्नमेंट का जो भी कर्जा है, गवर्नमेंट बोलती है आरबीआई को कोई नया मनी प्रिंट कर दो, एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लेशनरी, सबसे ज़्यादा इन्फ्लेशन होता है इससे, ठीक है, ये आगे पढ़ेंगे। तो इसलिए इसको तो बंद ही कर दिया है, डेफिसिट फाइनेंसिंग जो है बाय आस्किंग आरबीआई टू प्रिंट मनी, इसको बंद ही कर दिया गया है, ठीक है। या रिडक्शन ऑफ इंटरेस्ट रेट, आरबीआई जो आप टाइम टू टाइम सुनते हो ना, न्यूज़ में आता है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहा है या कम कर रहा है, घटा रहा है, रेपो रेट वगैरह। सो अगर उसको कम कर दिया जाएगा तो भी क्या इम्पैक्ट होगा? जो है अगर इंटरेस्ट रेट कम कर दिया जाएगा तो ऑब्वियसली लोन लेना, ये सब लेना जो है इजी हो जाता है, तो मनी सप्लाई बढ़ जाता है, यानी लोगों के पास ज़्यादा पैसा आ जाता है, वो ज़्यादा खर्चा करेंगे, ठीक है। मान लो इंटरेस्ट रेट कम कर दिया तो सस्ते इंटरेस्ट रेट पे अगर आपको कार लोन मिल जाएगा, ठीक है, तो आप ऑब्वियसली कार लोन लेके गाड़ियाँ खरीदोगे, ठीक है, तो गाड़ियों की डिमांड बढ़ गई तो ऑब्वियसली ओवरऑल इकोनॉमी में डिमांड बढ़ गई, ठीक है। एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी, सी इसका मतलब है इंक्रीज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग, ठीक है, यानी एक्सपेंशन मतलब फिस्कल पॉलिसी, गवर्नमेंट की एक्सपेंडिचर और इनकम की पॉलिसी होती है, ठीक है, रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर की पॉलिसी, राइट। और इसमें अगर गवर्नमेंट एक्सपेंशनरी मतलब गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। अब ये किस किस तरीके से कर सकता है? गवर्नमेंट जो है पब्लिक इन्वेस्टमेंट कर सकता है, जैसे बहुत सारे प्रोग्राम्स, गति शक्ति प्रोग्राम निकाला, राइट, ये सब निकाला जहाँ पे गवर्नमेंट जो है अच्छे खासे इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह बनाने में जो है इन्वेस्ट कर रहा है। तो ऑब्वियसली जब इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओगे उसके लिए जो है रोड्स वगैरह के लिए लेबर ज़रूरत पड़ेगी, राइट, आपको जो है रॉ मटेरियल्स वगैरह इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, तो आपका ऑटोमेटिकली जो है इट वुड इंक्रीज द डिमांड, ठीक है। एंड दूसरी चीज़ जो है गवर्नमेंट जो है कई तरीके से, दूसरे भी तरीके हैं, एक तो इन्वेस्टमेंट के फॉर्म में एक गवर्नमेंट खुद के जो है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इंक्रीज कर दे, ठीक है, तो भी उससे बढ़ेगा। तीसरा, गवर्नमेंट जो है बहुत सारे ट्रांसफर्स लोगों को देने लग जाए,
राइट। सो ट्रांसफर्स, आई होप यू रिमेंबर क्या है कि वन साइडेड सब्सिडी वगैरह पैसा ट्रांसफर जो है सबके खातों में डालने लग जाए, तो ऑब्वियसली उससे क्या होगा, ट्रांसफर से लोगों के पास जो है इनकम ज़्यादा हो जाएगी, जो है पैसा ज़्यादा आ जाएगा, पर्टिकुलरली डिस्पोजेबल इनकम ज़्यादा हो जाएगी। तो डिस्पोजेबल इनकम अगर ज़्यादा हो गई तो ज़्यादा खर्चा करेंगे, ठीक है। इंक्रीज इन नेट एक्सपोर्ट, सो ये तो हमने सीधा यहीं पे देखा। एक्सपोर्ट्स मतलब बेसिकली हमारे गुड्स बाहर की जगह से भी ज़्यादा डिमांड आ रही है हमारे गुड्स की, तो ऑब्वियसली अगर सेम अमाउंट ऑफ गुड्स से अगर ज़्यादा एक्सपोर्ट्स हो रहे हैं, मतलब डेफिनेटली दैट इज देयर, राइट। एंड मेनली इसमें डेप्रिशिएशन, मतलब बेसिकली हमारे करेंसी की अगर वैल्यू गिरती है डॉलर के टर्म्स में, तो उससे क्या होता है, हमारे एक्सपोर्ट्स जो है ज़्यादा सस्ते हो जाते हैं, कॉम्पिटिटिव हो जाते हैं, और इससे के कारण जो है हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ते हैं। बाकी ये जब आगे हम जो है फॉरेन एक्सचेंज बीओपी पढ़ेंगे वहाँ डिटेल में कवर करेंगे, ठीक है। सो देखो इकोनॉमी में एक और चीज़ ये भी है कि कई बार ना यू गेट सम कॉन्सेप्ट जो यहाँ पे कुछ चीज़ें, बट कुछ कॉन्सेप्ट जो है दूसरी चीज़ों से भी लिंक्ड है। सो लॉट ऑफ थिंग्स आर लिंक्ड, सो दैट्स वाई पूरी कॉन्टिन्यूटी में पढ़ोगे तो ही करोगे। इनफैक्ट इसीलिए हमने क्वेश्चंस भी देखे हैं कहीं जहाँ पे मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स एक साथ लगाए गए, ठीक है। दैट इज बिकॉज बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स में लिंकेज है इकोनॉमी, ठीक है। इकोनॉमिक ग्रोथ, सो अगर इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है सो इट लीड्स टू इन्फ्लेशन, ठीक है। इकोनॉमिक ग्रोथ भी अगर होती है हमारी सो इट ऑल्सो लीड्स टू इन्फ्लेशन, ठीक है। एंड इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस, ठीक है। सो इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस बेसिकली सी इकोनॉमिक ग्रोथ से कैसे होती है, अगर इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है मतलब इकोनॉमी अच्छी हो रही है, अच्छे उससे चल रहा है, जीडीपी बढ़ रहा है, तो जीडीपी बढ़ रहा है मतलब क्या, इकोनॉमिक ग्रोथ मतलब नेशनल इनकम बढ़ रही है, ठीक है। नेशनल इनकम अगर जीडीपी बढ़ रहा है तो लोगों के पास पैसा ज़्यादा आ रहा है, लोगों की इनकम बढ़ रही है तो उनकी कंज्यूमर स्पेंडिंग बढ़ेगी, फर्म्स के पास ज़्यादा पैसा होगा तो वो भी इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर करेंगे, गवर्नमेंट के पास भी ज़्यादा पैसा आएगा तो वो टैक्सेस उनके फॉर्म में वो भी ज़्यादा एक्सपेंडिचर करेगी, ठीक है। सो इकोनॉमिक ग्रोथ कैन ऑल्सो लीड टू इन्फ्लेशन, ठीक है। एंड इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन, सो अगेन कई बार कई लोगों को ये होता है कि आगे जाके दाम बढ़ेंगे तो लोग सोचते हैं कि हम अभी ही खरीद के सारी चीज़ें रख लें, सो दैट इज ऑल्सो वन पॉइंट जिसके कारण इन्फ्लेशन बढ़ता है। सो दीज आर ऑल द रीजंस बिकॉज ऑफ विच इन्फ्लेशन इंक्रीजेस, बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन डिमांड, दैट इज डिमांड पुल इन्फ्लेशन। सो इन्फ्लेशन बढ़ने का सबसे पहला कारण ये है कि डिमांड बहुत ज़्यादा हो गई, गुड्स एंड सर्विसेज की जो टोटल डिमांड, एग्रीगेट डिमांड है, दैट हैज़ एक्सीडेड द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। और ये क्यों हुआ, क्योंकि सप्लाई कम नहीं हुआ, सप्लाई सेम रहा, राइट, एग्रीगेट सप्लाई सेम रहा, बट डिमांड बढ़ गया। और डिमांड क्यों बढ़ा, डिमांड इन चीज़ों के कारण बढ़ सकता है, ठीक है, इकोनॉमी में, ओके। दूसरा, अब यहाँ पे अगेन बिफोर मूविंग अहेड वी कुड सी अ क्वेश्चन, देखो यहाँ पे, और ये जो सारी चीज़ें मैंने डिस्कस की ना, ये हमने उधर पढ़ा था ना कि कर्व में शिफ्ट होता है इंडिविजुअल में, इसी तरीके से ये जो है एग्रीगेट डिमांड वाले कर्व को इधर शिफ्ट करते हैं, ठीक है। तो अगर इधर शिफ्ट करेंगे तो ये जैसे प्राइस P1 है, सो मान लो हमारा जो है आउटपुट जो है, सी आउटपुट जो है इंक्रीज नहीं हो रहा हमारा से एक्स है, ठीक है। सो अब मान लो ये कर्व इधर शिफ्ट हो गया बिकॉज ऑफ एनी ऑफ दीज थिंग्स, तो देखो प्राइस जो है कैसे चेंज होगा, इसमें आउटपुट हमारा क्योंकि सप्लाई जो है वो सेम रहा, राइट, तो उसके ऊपर प्राइस जो है यहाँ पे आ गया बढ़ के, ठीक है। बिकॉज ऑफ द शिफ्ट इन द एग्रीगेट डिमांड कर्व प्राइस कम्स हियर, ठीक है। हालांकि ये समझना थोड़ा सा मतलब कॉन्सेप्चुअल है ADAS मॉडल, ऑब्वियसली वी आर नॉट डिस्कसिंग हियर क्योंकि अगेन इसके बिना भी काम चल सकता है, ठीक है। इसको करने चलेंगे तो थोड़ा सा ज़्यादा चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं, ठीक है। सो लेट्स डू अ PYQ। Now, with reference to Indian economy, demand pull inflation can be caused or increased by which of the following? Caused or increased, याद रखना, ठीक है। सो देखो यहाँ पे फिस्कल स्टिमुलस मतलब सरकार जो है बहुत सारा पैसा इन फॉर्म ऑफ जो है इकोनॉमी में डाल रही है ताकि इकोनॉमी में जो है कंजम्पशन जो है डिमांड बढ़े, बेसिकली इसका मतलब ये होता है, ठीक है। ये वाला मैंने बता दिया, शायद से ये आपको पता नहीं हो टर्म क्योंकि हम फिस्कल पॉलिसी में डिस्कस करेंगे, राइट। बट स्टिल मैं चाहूँगा, सी इन्फ्लेशन इंडेक्सिंग ऑफ वेजेस कहीं ना कहीं ये रिलेटेड है टू दिस, ठीक है। सो अगेन थोड़ा सा इजी है, राइट, बट लेट्स सी आप लोग इसको आइडेंटिफाई कर पाते हो या नहीं। यहाँ पे भी सिंपल आंसर ABCD मत बताना, हर चीज़ हर एक स्टेटमेंट को लेना और बताना कि अगर आप बोलते हो कि ये कॉज कर रहा है डिमांड पुल इन्फ्लेशन तो हाउ इट विल, तो जो कॉज इफेक्ट रिलेशन है, और याद रखो इन्फ्लेशन कॉज करने का नहीं पूछ रहा, डिमांड जो है पुल इन्फ्लेशन कॉज करने का। तो कॉज इफेक्ट रिलेशन जो है आप बताइए यहाँ पे कि कैसे जो है क्या चीज़ की ये चीज़, अगर आप बोलते हो कोई भी इनमें से स्टेटमेंट बोलते हो आपकी ये
कर रहा है डिमांड पुल, तो भाई ये चीज़ कर रही है, ये चीज़ इसीलिए करेगी डिमांड पुल। पूरा जो है हर एक स्टेटमेंट का जो है आप कमेंट्स में बताइए, ठीक है। सी ये एक्सरसाइज करने से फायदा आपको ही है। कल को दोबारा आपका कॉन्सेप्ट एब्सोल्युटली क्लियर हो जाएगा। कल को दोबारा क्वेश्चन इसको यूपीएससी थोड़ा तोड़ मरोड़ के पूछे, आप 100% कर पाओगे, ठीक है। दूसरा एक और PYQ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू बी मोस्ट इन्फ्लेशनरी इफेक्ट्स, रिपेमेंट ऑफ पब्लिक डेट, राइट। सो पब्लिक डेट का रिपेमेंट अगर गवर्नमेंट कर रही है तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट का तो एक्सपेंडिचर कम हो जाएगा, ठीक है। बोरोइंग फ्रॉम पब्लिक टू फाइनेंस बजट डेफिसिट, ठीक है, तो पब्लिक के पास फिर कम पैसा रहेगा फॉर स्पेंडिंग, राइट, तो ऑब्वियसली कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कम हो जाएगा, ठीक है। बोरोइंग फ्रॉम बैंक्स टू फाइनेंस बजट डेफिसिट, बैंक से अगर बोरो कर लिया गवर्नमेंट ने तो अगेन बैंक्स के पास लोगों को देने के लिए पैसा नहीं होगा, तो फिर भी जो है आपका कम हो जाएगा, राइट। सो देखो इन हर एक चीज में कहीं ना कहीं आप क्या देख रहे हो, डिमांड क्या हो रही है, कम हो रही है, ठीक है। अगर रिपेमेंट करते हैं पब्लिक डेट का, गवर्नमेंट के पास 100 रुपए हैं, अगर 100 के 100 रुपए वो खर्च करती तो 100 रुपीज की स्पेंडिंग की 100 रुपीज की डिमांड होती गुड्स एंड सर्विस की, बट 100 रुपए में से वो 50 रुपए से जो है अपना पब्लिक डेट रिपे कर देती है और 50 रुपए खर्च, तो यहां पे 50 रुपए की ही जो है आपकी डिमांड क्रिएट हुई गुड्स एंड सर्विसेज की। दूसरा, बोरोइंग फ्रॉम पब्लिक टू फाइनेंस बजट डेफिसिट, तो गवर्नमेंट का बजट डेफिसिट था, ठीक है। अब गवर्नमेंट ने क्या किया, अगेन बजट डेफिसिट के लिए 50 रुपए चाहिए, ठीक है, टोटल इकोनॉमी में मतलब बोरिंग के लिए 100 रुपए हैं, गवर्नमेंट ने 50 रुपए ले लिए, ठीक है, तो बचे हुए लोगों के पास 50 रुपए ही रहेगा जो बोरो करके वो खर्च कर सकते हैं, ठीक है, बाकी गवर्नमेंट ने 50 रुपए खर्च कर दिए, ठीक है। दूसरा यहाँ पे बैंक से, सो बैंक्स भी क्रेडिट लोगों को, अगर बैंक के पास क्या, बैंक भी अनलिमिटेड नहीं दे सकते पैसा, आगे हम पढ़ेंगे ये, तो बैंक्स या तो पैसा पब्लिक को दे सकते हैं जो क्रेडिट के फॉर्म में, राइट, फर्म्स वगैरह इनको इन्वेस्टमेंट के करने के लिए, या गवर्नमेंट को देंगे, गवर्नमेंट को दे दिया तो उनको कम देंगे, राइट। सो इसमें भी जो है अगर गवर्नमेंट के पास पैसा गया, राइट, गवर्नमेंट के डेफिसिट में, तो इधर इस साइड में कम हुआ, हर एक चीज में कम, बट क्रिएशन ऑफ न्यू मनी टू फाइनेंस, तो यहाँ पे अगर नया मनी आपने क्रिएट कर दिया तो यहाँ पे बजट डेफिसिट पूरा फाइनेंस हो गया, और वो जो नया मनी है पूरा का पूरा आया, और इसके बदले कहीं पे कहीं डिमांड कम नहीं हुई, राइट, दैट्स वाई इट इज मोस्ट, ठीक है। सी कहने में तो ये भी इन्फ्लेशनरी होगा, ये भी इन्फ्लेशनरी होगा, ठीक है, दिस विल बी इन्फ्लेशनरी, दिस बी और सी दोनों इन्फ्लेशनरी होंगे, ठीक है, बट मोस्ट इन्फ्लेशनरी कौन सा होगा, डी, क्योंकि इसमें कहीं भी डिमांड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कम नहीं हो रही। इन दोनों में जो है डिमांड एक जगह गवर्नमेंट की अगर बढ़ी है तो दूसरी जगह कम हुई है, ठीक है, सो दैट्स वाई इट इज हियर, ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, दैट्स वाई आई एक्सप्लेन दिस वन, क्योंकि याद रखिए, और ये चीज ऐसा नहीं है कि इट्स आउट ऑफ द, मैंने जो चीजें बताई अभी हमने डिस्कस की है, ठीक है। देन लेट्स कम ऑन टू द नेक्स्ट थिंग, कि भाई दूसरा रीजन क्या है, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, यानी जो गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने की कॉस्ट है वो बढ़ जाती है, और वो बढ़ जाती है तो उससे क्या, हमारा एग्रीगेट सप्लाई जो होता है, सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है, वो कम हो जाता है। ऑब्वियसली क्यों कम हो जाएगा, किसी के पास 100 रुपए है, किसी फर्म के पास मनी, राइट, एंड यूजिंग दैट मनी ही कैन प्रोड्यूस, ही नीड्स जो भी रॉ मटेरियल 100 रुपीज़ का बाय करके वो जो है 10 यूनिट्स रॉ मटेरियल यूज़ करके 10 यूनिट्स जो है गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करता है, तो 100 रुपये यूज़ करके 100 जो है रॉ मटेरियल्स खरीदेगा और 10 यूनिट्स प्रोड्यूस कर देगा, ठीक है। बट मान लो ये जो रॉ मटेरियल है, ये रॉ मटेरियल है, ये उसका मनी है, और ये जो है गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस किया, ठीक है। अब मान लो ये जो रॉ मटेरियल 100 की जगह 150 का हो गया या 200 का हो गया मान लो, तो इस रॉ मटेरियल की कॉस्ट बढ़ गई, ठीक है, या प्रोडक्शन में ज़्यादा पैसा लग रहा है, ठीक है, जो भी बहुत सारे रीजन है वो यहाँ पे हम देखेंगे, बट सिंपली अभी समझ रहे हैं इसको। तो 200 का हो गया तो कितने यूनिट्स रॉ मटेरियल खरीद पाएगा वो 100 रुपये में, 100 रुपये में वो कितने 50 यूनिट्स ही खरीद पाएगा, तो कितना 5 यूनिट्स ही प्रोड्यूस कर पाएगा, राइट, दैट पर्सन कैन ओनली प्रोड्यूस 5 यूनिट्स। आई होप यू गेट द पॉइंट। 100 रुपये है आपके पास, अभी एक कंपनी के पास 100 रुपये में पहले जो रॉ मटेरियल था उसका जो है हर यूनिट का कॉस्ट जो है 1 रुपीज़ था पर यूनिट, तो 100 यूनिट खरीदता था, और एक गुड्स एंड सर्विस मैन्युफैक्चर करने में 10 यूनिट लगते थे, तो 10 यूनिट गुड्स एंड सर्विसेज मैन्युफैक्चर करता था। बट अभी भी 100 रुपये है, बट अब क्या हो, रॉ मटेरियल की कॉस्ट 200 रुपये हो गई, राइट, तो अब वो 100 रुपये में सिर्फ 50 यूनिट खरीद सकता है, क्योंकि 200 रुपये क्यों, मतलब पर यूनिट कॉस्ट जो है डबल हो गई, 2 रुपये हो गई, राइट, तो 50 यूनिट खरीद सकता है, 50 यूनिट में से वो बस 5 ही मैन्युफैक्चर करेगा, तो सप्लाई क्या हुई, सप्लाई हो गई हमारी कम। सो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन,
कॉस्ट पुश मतलब मेनली कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे अगर जो है इम्पैक्ट पड़ता है। अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगा तो अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो सप्लाई करेगी फर्म वो कम हो जाता है, एग्रीगेट सप्लाई, ठीक है। सो अगेन व्हेन टोटल सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इकोनॉमी विच इज एग्रीगेट सप्लाई फॉल करती है, घट जाती है, ठीक है। अगेन प्रोडक्शन में होना एक रीजन है कॉस्ट में के बढ़ने से, दूसरे रीजंस भी है यहाँ पे उनको जो है कहीं ना कहीं हम अगेन दे आर ऑल्सो सेट टू बी सप्लाई साइड बॉटलनेक्स, ठीक है। कॉस्ट पुश या सप्लाई साइड इश्यूज बोलते हैं उसको, ठीक है। सो देर इज रिडक्शन इन एग्रीगेट सप्लाई, राइट। रिडक्शन इन एग्रीगेट सप्लाई, वन बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, इंक्रीज इन रेट ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस। सो अगर इनडायरेक्ट टैक्सेस बढ़ा दिए तो 100 रुपए थे, अब 100 रुपए में से उसको थोड़ा सा इनडायरेक्ट टैक्स भी देना पड़ेगा, तो अगेन कम पैसा होगा उसके पास, ठीक है। होल्डिंग एंड स्पेक्यूलेशन, सो अगर उसने 10 यूनिट बनाए भी तो कुछ लोगों ने सारे के सारे खरीद लिए, मार्केट में बस 2 यूनिट ही गए, तो लोगों ने होल्डिंग एंड स्पेकुलेशन। दूसरा डिफेक्टिव सप्लाई चेन या सप्लाई साइड कॉन्स्टेंट्स, ठीक है। सो देखो यहाँ पे तो कॉस्ट बढ़ने के अलावा भी सप्लाई साइड कंस्ट्रेंट्स के कारण भी जो है आपका इन्फ्लेशन होता है, राइट। और सप्लाई साइड कंस्ट्रेंट्स कैसे कि अगर उसको जो बनाने थे 10 यूनिट, मान लो वो 10 यूनिट वो बना नहीं पा रहा बिकॉज ऑफ लैक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, राइट। कि कुछ हो गया, कोल सप्लाई का डिस्ट्रप्शन हो गया, राइट। जैसे गर्मियों में हुआ था लास्ट ईयर, तो कोल सप्लाई का डिस्ट्रप्शन हो गया, सो अगेन दैट, और उसको इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई नहीं मिली मान लो कुछ टाइम के लिए, तो वो उस टाइम में 10 की जगह 8 यूनिट गुड्स ही बना पाया ड्यू टू लैक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई। ना यहाँ पे उसके पास पैसा भी था, रॉ मटेरियल भी था, बट फिर भी 8 यूनिट क्यों बना पाए? क्योंकि शायद से 2-3 घंटा उसकी मशीन नहीं चली। वाई? बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई नहीं थी। दिस इज नोन एज सप्लाई साइड कंस्ट्रेंट, ठीक है। अब हो सकता है किसी फैक्ट्री ने बना लिए गुड्स एंड सर्विसेज 10 यूनिट, बट उसके पास जो है ट्रांसपोर्टेशन जो है वो बस 5 यूनिट को ट्रांसपोर्ट करने का है, ठीक है। और ये मोस्टली हम जो है सप्लाई साइड कंस्ट्रेंट फार्मिंग में देखते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं सप्लाई साइड कंस्ट्रेंट्स, ठीक है। फार्मिंग में बहुत सारे हैं हमारे, इसलिए फार्मिंग में हम देखते हैं कि फूड इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। फिर सप्लाई शॉक्स और डिस्ट्रप्शन, जैसे वेदर कंडीशंस फार्मिंग में, जैसे फार्मर्स ग्रो कर रहे हैं टोमेटो, ऑनियन, पोटैटो, टॉप, ठीक है। इन ये जो क्रॉप्स है बहुत ज़्यादा वल्नरेबल होती है टू एडवर्स वेदर कंडीशंस। कई बार ऐसा देखा गया है कि ग्रो तो किया था फार्मर ने, फसल तो वो की थी, बट फ्लड आ गए या ड्रॉट आ गए तो आपकी प्रोडक्शन जो है सारी फसल खराब हो गई, तो ये क्या है, सप्लाई शॉक हो गया। प्रोड्यूस हुआ था बट बिकॉज ऑफ फ्लड ड्रॉट सारी सप्लाई खराब हो गई। वॉर सबसे बड़ा वॉर क्या है, ये अभी जो है रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है, इससे वीट की सप्लाई पे ग्लोबली बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ा है, राइट। वीट की सप्लाई पे बहुत ज्यादा, इंपोर्ट के कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, राइट, वीट की सप्लाई के, तो उसके कारण जो है आप देख रहे हो फूड इन्फ्लेशन हो रहा है, ठीक है। देन डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी जब डेप्रिशिएट करती है तो हमारे एक्सपोर्ट्स तो सस्ते होते हैं पर हमारे इंपोर्ट्स महंगे हो जाते हैं। इंपोर्ट्स महंगे होना मतलब उनका प्राइस बढ़ गया, मतलब इन्फ्लेशन हो गया, ठीक है, राइट। सो दिस इज ऑल दी व्हाट इज दी मेजर कॉजेस ऑफ इन्फ्लेशन, डिमांड पुल एंड कॉस्ट पुश। डिमांड पुल पे आ रखे हैं क्वेश्चन, कॉस्ट पुश पे आ सकते हैं। सी यहाँ पे भी इसको अगर आपको फर्दर क्लासीफाई करना है तो एक कैटेगरी आप कॉस्ट पुश रख लो, एक कैटेगरी आप जो है सप्लाई शॉक्स और डिस्ट्रप्शन रख लो, और एक जो है सप्लाई साइड कंस्ट्रेंट्स रख लो। इसको अगर कैटेगराइज करना है इन 3 मेजर में भी आप कर सकते हो, ठीक है। नाउ व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन ऑन इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है। वहां तो हमने कहा था कि भाई इकोनॉमिक ग्रोथ से इन्फ्लेशन होता है, ये देख लिया, बट इन्फ्लेशन से इकोनॉमिक ग्रोथ पे क्या होगा? तो इन्फ्लेशन कुड हैव अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन इकोनॉमिक ग्रोथ अगर वो बहुत ज़्यादा हाई और अनकंट्रोल्ड है। और ऐसा इसलिए होता है कि अगर बहुत ज़्यादा हाई है तो अनसर्टेनिटी होती है, ऑब्वियसली कंज्यूमर्स की पहली बात परचेजिंग पावर घट गई, तो वो उतने से जितने पैसे में जो है पहले 10 यूनिट खरीद रहे थे उसमें 5 यूनिट ही खरीद पा रहे उतने पैसे में, क्योंकि उनकी परचेजिंग पावर डिक्रीज हो गई, तो 5 यूनिट खरीद पा रहे हैं। तो पहले इकोनॉमी में 10 यूनिट प्रोड्यूस हो रहे थे, अब जो है वो लोग देख पाएंगे कंज्यूमर कम कर रहे हैं तो वो लोग भी प्रोडक्शन कम कर देंगे, तो वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इज जो रियल आउटपुट है वो कम हो जाता है, ठीक है। दूसरा आपका इन्वेस्टमेंट भी कम हो जाता है। सो इतने हाई इन्फ्लेशन में जो है इन्वेस्टर्स भी, अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा होती है, रिस्क ज़्यादा बढ़ जाता है हाई इन्फ्लेशन के माहौल में, तो इसलिए इन्वेस्टर्स भी इन्वेस्ट नहीं करते बिकॉज ऑफ हाई एंड अनप्रिडिक्टेबल, क्योंकि उन्हें पता नहीं, क्योंकि हाई इन्फ्लेशन में भी क्या मॉनेटरी पॉलिसी रहेगी, क्या जो है इकोनॉमिक ग्रोथ पे इम्पैक्ट रहेगा, ये नहीं पता, तो वो भी इन्वेस्ट नहीं करते।
इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट भी नहीं आता क्योंकि यहाँ से जो है फिर उनको रिटर्न जो है कम मिलेगा, ठीक है। एंड ऑब्वियसली हमारे एक्सपोर्ट्स भी घट जाते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि जब इन्फ्लेशन हमारी कंट्री में हाई है, मतलब गुड्स को तो सारे गुड्स का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाता है, उनके इनपुट्स का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाता है, सो इट रिड्यूसेस अवर इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस। हमारे गुड्स जो है फिर इंटरनेशनल मार्केट में भी महंगे होंगे एंड इट वुड रिड्यूस अवर एक्सपोर्ट्स। हमारे एक्सपोर्ट्स रिड्यूस हुए तो याद करो, इकोनॉमिक ग्रोथ इक्वल टू नेशनल इनकम इज नथिंग बट योर जीडीपी और एनएनपी, जो भी आपको लेना है, दैट अगर एक्सपेंडिचर मेथड से हमने देखा था नेशनल इनकम ना, उसमें एक्सपोर्ट्स प्लस में था, राइट। सो एक्सपोर्ट्स कम हुए तो हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ जो है कम हो गया। सो इकोनॉमिक ग्रोथ जो है नथिंग बट इंक्रीज इन नेशनल इनकम। तो इकोनॉमिक ग्रोथ अगर आप लोगों को देखना है, इट्स बाकी इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वाला पॉइंट हम लास्ट में मिसलेनियस टॉपिक्स में पढ़ेंगे, ठीक है। सो बिकॉज उससे इतने क्वेश्चन नहीं आए इसलिए मैंने अभी नहीं किया, उसको लास्ट क्लियर करा, ठीक है। सो इट इज इंक्रीज इन नेशनल इनकम, और नेशनल इनकम इज अगेन नथिंग बट योर एक्सपेंडिचर मेथड से अगर देखें, सो दैट इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस यूर एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट, ठीक है। सो अगर हमारे एक्सपोर्ट्स महंगे होते हैं, इफ आवर एक्सपोर्ट सी दिस, इसी तरीके से इन्फ्लेशन का चैप्टर हो, मॉनेटरी पॉलिसी का, फिस्कल पॉलिसी का, ये कॉज इफेक्ट वाली चीज समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कॉज इफेक्ट वाली चीजें समझ गए, ये कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आ गई, तो आपके लिए आगे की सारी चीजें आसान है, ठीक है। सो अगर एक्सपोर्ट्स जो है हमारे अवर एक्सपोर्ट्स जो है कम, अगर महंगे हो गए बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन, सो वो लेस कॉम्पिटिटिव है इंटरनेशनल मार्केट में भी, और वो कम हो जाएंगे, तो ये कम हुए तो हमारा एक्सपेंडिचर कम हुआ, तो हमारा नेशनल इनकम कम हुआ, तो हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ कम होगी, ठीक है। बट दूसरी साइड, इन्फ्लेशन कैन ऑल्सो लीड टू इकोनॉमिक ग्रोथ अगर वो जो है विद इन एक्सेप्टेबल लिमिट है, प्लस देर आर अनयूज्ड रिसोर्सेज। सो देखो बेसिकली यहां पे हमने क्या बोला था इन्फ्लेशन में, कि डिमांड इतनी बढ़ गई, राइट, कि जो है और सप्लाई उसको मैच नहीं कर पाई। बट मान लो डिमांड ऑल ऑफ अ सडन, सी देर इज अ, मान लो एक इकोनॉमी है जहां पे एक ही फर्म है, राइट, उसके पास 10 मशीन्स है, राइट। अब ये 10 मशीन्स 10 यूनिट प्रोड्यूस करती हैं, ठीक है। सो जस्ट अ सेकेंड, so has 10 machines and each मशीन जो है आपका 10 यूनिट्स प्रोड्यूस करती है, तो टोटल 100 यूनिट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। बट एक्चुअली हम देखते हैं डिमांड क्या होती है इकोनॉमी में, सिर्फ सिर्फ से ये 90 यूनिट्स की है, ठीक है। 90 यूनिट्स की है, ठीक है, 90 यूनिट्स की डिमांड है, ओके। सो उसके कारण क्या है कि फर्म का एक मशीन ऐसे ही पड़ा रहेगा, ठीक है। सो अब क्या होगा, वो मशीन ऐसी ही पड़ी हुई है, ठीक है। बट मान लो से दिस डिमांड इंक्रीजेस टू 95 यूनिट्स, राइट, 95 यूनिट्स में इंक्रीज हो गया, तो उसके पास एक मशीन है, उसको यूज करके वो 5 यूनिट्स एडिशनल प्रोड्यूस कर सकता है, ठीक है। तो थोड़ा सा प्राइस राइज होगा, राइट, बट फिर जो है थोड़े टाइम बाद जो है प्राइस राइज देखेंगे कि भाई 90 यूनिट्स, तो होगा क्या कि 90 यूनिट से 95 यूनिट्स डिमांड हुई, तो 5 यूनिट एक्स्ट्रा की डिमांड है, तो एक्सेस डिमांड है, थोड़ा सा ऑब्वियसली ये जो 5 यूनिट एक्स्ट्रा लोग खरीदने के लिए एक्स्ट्रा पैसा देने को रेडी होंगे, तो वो फर्म देखेगी इससे एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा, उसके पास एक मशीन पड़ी हुई है, उससे जो है इट कुड प्रोड्यूस इट, सो वो प्रोड्यूस करेगा, तो आपका इकोनॉमिक ग्रोथ हो गया कि 90 यूनिट्स के गुड्स की जगह हम अब 95 प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। दिस इज ओनली व्हेन इट इज विद इन एक्सेप्टेबल लिमिट। बट अगर मान लो डिमांड बढ़ गई 20 यूनिट की, तो ये तो 110 यूनिट चाहिए, तो 100 यूनिट तो प्रोड्यूस हो जाएंगे, बट 10 यूनिट एक्स्ट्रा हैं, तो इसके कारण जो है इन्फ्लेशन आपका फिर होगा, ठीक है। इसके कारण जो है इन्फ्लेशन आपका दिस विल लीड टू लेटर लॉन्ग टर्म में ये जो है लोअर करेगा इकोनॉमिक ग्रोथ को, ठीक है। तो इट एंड सी शॉर्ट टर्म में इन्फ्लेशन अगर दाम चीजों के बढ़ रहे हैं, सो इट इंसेंटिवाइजेस प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड, क्योंकि प्राइस बढ़ता है तो कंपनी के प्रॉफिट बढ़ते हैं, ठीक है। सो इट इंसेंटिवाइजेस प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। इंक्रीज्ड कंजम्पशन स्पेंडिंग, लो कंज्यूमर्स भी अगर थोड़ा दाम बढ़ता रहता है तो सोचते हैं आगे दाम बढ़ेंगे तो अभी ही खरीद लेते हैं, ठीक है। एंड ऑब्वियसली इन्वेस्टमेंट भी, क्योंकि अगर प्रॉफिट बढ़ेगा, सी इन्फ्लेशन से प्राइस बढ़ते हैं और प्राइस से प्रॉफिट बढ़ता है, तो प्रॉफिट से इन्वेस्टमेंट होता है, ठीक है। सो दोनों टाइप्स का रिलेशन है, इट टोटली डिपेंड्स ऑन व्हाट। अगर हाई और अनकंट्रोल्ड है तो इकोनॉमिक ग्रोथ को हार्म करेगा, बट अगर अनयूज्ड रिसोर्सेस इकोनॉमी में है और विद इन एक्सेप्टेबल लिमिट है, तो इट विल प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है।
और नाउ लेट्स सी द इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन ऑन डिफरेंट स्टेक होल्डर्स ऑफ इकोनॉमी, ठीक है। सो कंज्यूमर्स हैं, उनकी तो परचेजिंग पावर कम हो जाती है। मान लो आपके पास 100 रुपीज थे, राइट, आप 100 रुपीज में 10 पार्ले जी के बिस्किट खरीद सकते थे 10 रुपए के, राइट। 10 रुपीज के 10 पार्ले जी के बिस्किट खरीद सकते थे अगर हर एक पार्ले जी का बिस्किट 10 रुपए का है, ठीक है। बट मान लो अभी भी आपके पास 100 रुपीज है, आपकी इनकम इतनी है, और पार्ले जी के बिस्किट का प्राइस हो गया 20 रुपए, राइट। सो पार्ले जी का बिस्किट का प्राइस हो गया 20 रुपीज। तो अब आप सिर्फ 5 पार्ले जी के बिस्किट खरीद सकते हो। तो आप अमाउंट परचेजिंग पावर, आपके पास जो पैसा है उसकी जो परचेजिंग पावर है कि कितना अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आपको उस पैसे के बदले मिल सकता है, वो पहले पहले 10 मिल सकता था 100 रुपए के बदले, बट इन्फ्लेशन के कारण गुड्स एंड सर्विसेज का प्राइस 10 रुपए से 20 रुपए हो गया। तो अब आपको आपका परचेजिंग पावर उस 100 रुपए का जो है घट गया। पहले 10 यूनिट गुड खरीद सकते थे, अब परचेजिंग पावर में सिर्फ वो 5 यूनिट गुड्स खरीद सकते हो, ठीक है। वर्कर्स के लिए डिक्रीज इन रियल वेजेस, ऑब्वियसली रियल वेजेस, इसी को आप दूसरी तरीके से देखो कि कोई 100 रुपए कमा रहा है, तो पहले 100 रुपए से वो जो जो अमाउंट ऑफ गुड्स खरीद सकता था वो ज़्यादा था, अब कम। तो रियल वेजेस जो है डिक्रीज हो गया है। तो पहले उसको 10 में काम चला रहे था, अब 5 में। सो इट रिड्यूसेस द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ठीक है। जो बिजनेसेस हैं, इट इंक्रीजेस देयर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट। सो बिजनेसेस को भी एक नेगेटिव इफेक्ट ये है इन द सेंस कि उनका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाता है, ठीक है। क्योंकि जो इनपुट्स वो यूज कर रहे हैं, इन्फ्लेशन हो रहा है, इनपुट्स के प्राइसेस बढ़ेंगे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। और बट एक पॉजिटिव जो है ये मिलता है, कुछ बिजनेसेस को मिलता है। सी इट इज टोटली सर्कमस्टेंशियल, मतलब सर्कमस्टेंस पे डिपेंड करता है। मान लो कुछ बिजनेस ऐसे हैं जिनके आउटपुट का प्राइस ज्यादा बढ़ गया है और इनपुट्स का प्राइस कम बढ़ा है, तो उनका जो है पॉजिटिव इफेक्ट होगा कि उनका जो है प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगा, राइट। सो अगर एक बिजनेस है जिसका इनपुट के प्राइसेस भी बढ़े हैं, आउटपुट के बढ़े, बट आउटपुट के ज्यादा बढ़े हैं, इनपुट के कम बढ़े हैं, तो उनको प्रॉफिट भी हो सकता है बिजनेसेस को, ठीक है। सो अगर स्टेटमेंट यूपीएससी क्वेश्चन में दे दे दैट इन्फ्लेशन कुड लीड टू मे लीड टू प्राइसेस, सो वन ऑफ द व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी इफेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन एंड फॉर बिजनेसेस, इन्फ्लेशन मे लीड टू, राइट, मे लीड टू प्रॉफिट्स, तो ये सही होगा। बट ये बोले कि इन्फ्लेशन वुड लीड टू या ऐसे मतलब शुड ऑलवेज लीड्स टू प्रॉफिट, तो ये गलत होगा, ठीक है। इन्फ्लेशन कैन ऑल्सो लीड टू रिड्यूस्ड इंक्रीज वेरी मच इंक्रीज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, देयर बाय रिड्यूसिंग देयर प्रॉफिट्स, ओके। दोनों चीजें हो सकती है। इन्वेस्टर्स की बात करें तो इन्वेस्टर्स पे जो है डिपेंड करता है किस टाइप के एसेट में उन्होंने इन्वेस्ट किया है। मान लो किसी बंदे ने जो है रियल इस्टेट में इन्वेस्ट किया है, जो प्रॉपर्टी है, या गोल्ड में किया है, तो भाई सारी चीजों के दाम बढ़ रहे हैं। तो हमने ये देखा है कि जब इन्फ्लेशन होता है, रियल एस्टेट और गोल्ड के दाम सबसे ज्यादा बढ़ते हैं। तो ऐसे टाइप के इन्वेस्टर्स को फायदा है। बट कुछ इन्वेस्टर्स ने अगर फिक्स्ड इनकम, जैसे किसी ने एफडी में इन्वेस्ट किया है या फिर बॉन्ड्स में इन्वेस्ट किया है, तो उनको बॉन्ड्स में तो एक फिक्स्ड रिटर्न मिलेगा एक टाइम पे, यानी उनको 10 रुपए मिलने थे। बट 10 रुपए में आज की परचेजिंग पावर 1 यूनिट थी, राइट। बाद में जो है वो 10 रुपए में वो 0.5 यूनिट हो गई, राइट, 1 साल बाद, 1.5 साल बाद, राइट। सो इन्फ्लेशन के कारण एक्चुअली इन लोगों को जिन्होंने फिक्स्ड इनकम एसेट्स में इन्वेस्ट किया है या फिक्स्ड रिटर्न एसेट्स में इन्वेस्ट किया है, यहां पे याद रखना, जैसे ऐसे एसेट्स जैसे रियल एस्टेट या गोल्ड हो गया, राइट। मोस्टली हम इसको बोलते हैं फिजिकल एसेट्स टाइप की चीजों में इन्वेस्ट किया है। तो यहां पे इन्फ्लेशन का फायदा होता है क्योंकि फिजिकल एसेट्स यानी वो गुड्स एंड जो भी चीजें हैं उनका भी दाम बढ़ेगा इन्फ्लेशन के साथ। बट अगर फाइनेंशियल एसेट में भी, फाइनेंशियल एसेट में, विद इन फाइनेंशियल एसेट, अगर उन्होंने फिक्स्ड इनकम, सी देखो यहां पे इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड का क्वेश्चन आता है जो हम यहां पे नहीं पढ़ेंगे, हम फाइनेंशियल मार्केट पढ़ेंगे। फिक्स्ड इनकम एसेट्स में इन्वेस्ट किया है, जिन जो कहते हैं कि आप अभी इतना पैसा लगाओ, 1 साल बाद आपको फिक्स्ड इतना रिटर्न मिलेगा, तो उनके लिए इन्फ्लेशन जो है इट्स नॉट बेनिफिशियल, क्योंकि जो फिक्स्ड रिटर्न मिलेगा उसकी एक्चुअल परचेजिंग पावर अभी ज्यादा थी, राइट। जो पैसा उनको अभी मिलने वाला था उसकी पावर शायद से अभी ज्यादा हो, इन्फ्लेशन के बाद जो है उनका रिटर्न कम हो जाता है, ठीक है। तो 10 रुपए का जो उनका जो ज्यादा मिलने वाला था वो कम हो जाता है रिटर्न, ठीक है। लेंडर्स और बोरोवर्स में, सो क्रेडिटर्स लूज आउट ऑन रिटर्न्स ऑन लेंडिंग ड्यू टू इन्फ्लेशन। सो मान लो कोई क्रेडिटर है, वो अभी देर इज अ क्रेडिटर, लेट्स से देर इज अ creditor
एंड देयर इज अ लेंडर, ठीक है। और एक कोई गुड है या कमोडिटी है जो 100 रुपये की है, ठीक है, 100 रुपये की गुड या कमोडिटी है जो भी है। तो अगर हम बात करें, इस बंदे ने, क्रेडिटर ने इसको अभी दे दिए 100 रुपये और कहा 1 साल बाद आप मेरे को 106 रुपये दे देना, कितना, 6% ब्याज पे। बट मान लो इन्फ्लेशन रेट अपना 10% है, तो ये गुड अभी 100 रुपये का था। सी, हम बहुत सिंपलिस्टिक वे में देख रहे हैं, एक्चुअल में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, बट हम क्योंकि यूपीएससी एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं तो इतना लेवल ऑफ डेप्थ इज सफिशिएंट फॉर प्रीलिम्स, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं जाना, ठीक है। तो ये 1 साल बाद 110 का हो जाएगा। तो देखो, इसने, इस बंदे ने जो बोरोवर, क्रेडिटर एंड बोरोवर है ये, ठीक है, बोरोवर या डेटर बोल सकते हो, बोरोवर या डेटर, ठीक है। इसने अभी 100 रुपये लेके 100 रुपये का गुड अभी खरीद लिया। ही गॉट दी परचेजिंग पावर ऑफ 100 राइट नाउ, अभी उसको 100 रुपये की परचेजिंग पावर मिल गई, ठीक है। बट बाद में जब उसने इसको 106 रुपये दिए तो यहाँ पे वो गुड 110 का हो गया, तो कहीं ना कहीं इसको नुकसान हो गया। इसके पास जो है 4 रुपये से ये गुड नहीं खरीद पाएगा वो, ठीक है। सो परचेजिंग पावर डिक्रीज हो गई। हम थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में ले रहे हैं कि भाई इकोनॉमी में एक ही गुड है, उसको ऐसे अज्यूम करके, बट दिस इज हाउ थिंग्स हैपन। तो जो क्रेडिटर है उसको जो है लॉस होता है, या लेंडर है उसको लॉस होता है, बोरो या डेटर है उसको बेनिफिट होता है इन्फ्लेशन से, ठीक है। बट एक और चीज है, कई बार इन्फ्लेशन जो नए बोरोअर्स जो शायद से बोरिंग लेने जा रहे हो उनके लिए कॉस्ट ऑफ बोरिंग, सो जो डेटर्स हैं या जो जिनको बोरिंग लेनी है, न्यू डेटर्स है, उनके लिए कॉस्ट ऑफ बोरिंग जो है इंक्रीज हो सकती है ड्यू टू इंक्रीज इन इंटरेस्ट, ठीक है। तो आगे आप देखोगे कि कई बार इन्फ्लेशन को टैकल करने के लिए इंटरेस्ट रेट इंक्रीज किया जाता है, तो ड्यू टू इंक्रीज इन योर इंटरेस्ट रेट द कॉस्ट ऑफ बोरिंग वुड इंक्रीज। और गवर्नमेंट के लिए भी कॉस्ट ऑफ प्रोवाइडिंग पब्लिक गुड्स एंड सर्विसेज एज वेल एज कॉस्ट ऑफ बोरिंग इंक्रीज हो जाता है, सो दैट इज अ लॉस फॉर गवर्नमेंट ड्यू टू इन्फ्लेशन, ठीक है। हालांकि पॉजिटिव इफेक्ट ये है कि थोड़ा बहुत इन्फ्लेशन गवर्नमेंट रखना चाहेगी क्योंकि उससे इकोनॉमिक ग्रोथ आता है, ठीक है। नाउ व्हाट मेजर्स कैन बी टेकन टू कंट्रोल इन्फ्लेशन? मॉनेटरी मेजर से, सी, टू मच मनी था तो आप क्या करो, मनी सप्लाई को कम करो। मनी सप्लाई को कम करना मतलब कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी। अब एग्जैक्टली क्या होता है ये हम मॉनेटरी पॉलिसी में पढ़ेंगे, बट सिंपली इतना समझो, कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी मतलब आरबीआई जो है पैसा जो है इकोनॉमी से ले रहा है, राइट। आरबीआई टेक्स अप मनी फ्रॉम द इकोनॉमी, इकोनॉमी से पैसा सकआउट कर लेता है। और वो पैसा कैसे करेगा, वो आरबीआई जो है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बेच देता है और वो लोग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीदेंगे, राइट। और कैसे, क्यों खरीदेंगे, क्योंकि आरबीआई उस पर जब इंटरेस्ट रेट बढ़ाता है तो उस पर जो है, मैं अभी सिंपल टर्म्स से समझा रहा हूँ, आगे डिटेल में समझेंगे। जब आरबीआई इंटरेस्ट रेट बढ़ाता है तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पे रेट ऑफ रिटर्न ज़्यादा हो जाता है, लोग उसको इंटरेस्ट ज़्यादा बेटर समझते हैं, लोग उसमें पैसा लगाते हैं, और गवर्नमेंट और आरबीआई को जब पैसा मिलता है तो वो इकोनॉमी से बाहर आ जाता है, तो इकोनॉमी का मनी सप्लाई जो है कम हो जाता है, ठीक है। सो कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी से मनी सप्लाई डिक्रीज होता है और इससे जो है इन्फ्लेशन कम हो जाएगा, सो इट वुड रिड्यूस द सिचुएशन ऑफ टू मच मनी, ठीक है। फिस्कल मेजर्स हमने पढ़ा ही, कॉन्ट्रैक्श, ये भी आगे जब फिस्कल पॉलिसी पढ़ेंगे वहां डिटेल में पढ़ेंगे। कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी ली जाएगी, जिससे बेसिकली क्या होगा, इन दोनों से बेसिकली देखो, इससे तो मनी सप्लाई भी रिड्यूस होता है, साथ में डिमांड जो है, डिमांड भी रिड्यूस होगी, ठीक है। सो इट विल रिड्यूस मनी सप्लाई, इट विल रिड्यूस डिमांड। कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी जो है आपका, ये भी क्या होता है कि टैक्स बढ़ा दो, हमने देखा था ना कि टैक्स बढ़ा दो ज़्यादा, ठीक है, टैक्स बढ़ा दो या जो भी कुछ चीज़ें करो जिससे डिस्पोजेबल इनकम कम हो जाए, तो ड्यू टू विच डिस्पोजेबल इनकम जो है कम हो जाए, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर कम कर दो, ऐसा चीज़ करो जिससे लोगों के पास कम पैसा हो, राइट, टू डिस्पोज ऑफ, तो उससे जो है डिमांड कम हो जाएगी एंड इट विल लीड टू कंट्रोल ऑफ इन्फ्लेशन, ठीक है। सी, फिस्कल मेजर में एक ये भी होता है, इसके अलावा फिस्कल मेजर में जो है कॉन्ट्रैक्शन है, इसके अलावा इंसेंटिव्स भी दिए जाते हैं। सो इसको सप्लाई मैनेजमेंट में भी डाल सकते हो, राइट, या फिस्कल में भी, कि फिस्कली जो है इंसेंटिव्स दिए जा सकते हैं इंडस्ट्रीज को टू प्रोड्यूस सर्टेन गुड्स, जैसे एमएसपी इज वन वे टू कंट्रोल फूड इन्फ्लेशन। एमएसपी जब गवर्नमेंट अनाउंस करती है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जो आगे हम एग्रीकल्चर उसमें पढ़ेंगे, सो एमएसपी के थ्रू बेसिकली आपका जो है क्या होता है कि फार्मर्स आर इंसेंटिवाइज टू प्रोड्यूस अ पर्टिकुलर गुड, सो उससे जो है फूड इन्फ्लेशन कंट्रोल होता है, ठीक है। सो सप्लाई मैनेजमेंट में ये है कि बहुत सारे इंसेंटिव्स दिए जा सकते हैं जिसमें
फिस्कल इंसेंटिव अगर दिए जा रहे हैं तो वो आपका फॉल करेगा फिस्कल मेजर। फिस्कल इंसेंटिव कैसे, टैक्स ब्रेक दे रहे हो, सब्सिडी दे रहे हो, XYZ जो है इस टाइप के, ठीक है। मेनली टैक्स ब्रेक या सब्सिडी, दो टाइप के फिस्कल मेजर्स होते हैं। ये अगर दिए जा रहे हैं टू इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज तो इट इज अगेन फिस्कल मेजर। बट बाकी उसके अलावा और भी दूसरी चीज़ें हैं, पॉजिटिव पॉलिसी ला रहे हो, अच्छी पॉलिसी, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ला रहे हैं जिससे प्रोडक्शन बढ़ेगा, सो दैट इज सप्लाई मैनेजमेंट पे, या जो भी सप्लाई साइड कंस्ट्रेंट है उसको हटाया जा रहा है। सो दीज ऑल आर सप्लाई मैनेजमेंट मेजर्स, ठीक है। इम्पोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स, राइट, अगर रॉ मटेरियल बहुत ज़्यादा महंगे हैं यहाँ पे तो उसको इम्पोर्ट किया जा रहा है, सो दैट इज अगेन अ सप्लाई। जैसे कई बार पल्सेस का इन्फ्लेशन होता है या ऑयल सीड्स का, तो गवर्नमेंट इसको इम्पोर्ट करती है, ठीक है, बाहर से, राइट। देन रिजॉल्व सप्लाई साइड इश्यूज थ्रू पॉलिसी इंटरवेंशन, तो पॉलिसी लेके जो है इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह इसकी कमी है उसको जो है रिजॉल्व किया जाता है। एक्सपोर्ट कंट्रोल्स, कई बार कोई गुड है, जैसे पर्टिकुलरली ऑनियन के केस में हमने देखा है कई बार ऑनियन का अगर शॉर्टेज हो जाता है हमारी इकोनॉमी में, सो एक्सपोर्ट कंट्रोल लगा देते ताकि पहले हमारी इकोनॉमी की डिमांड फुलफिल होगी तब उसके बाद ही बाहर बेचे जाएंगे ऑनियंस, ठीक है। सो एक्सपोर्ट कंट्रोल्स ऐसे गुड्स एंड सर्विसेज पे लगाया जाता है जो अगेन आर वेरी इंपॉर्टेंट, जिसकी ज़्यादा डिमांड है और इकोनॉमी की डिमांड फुलफिल नहीं हो रही। क्रैकडाउन ऑन होर्डिंग एंड स्पेकुलेशन, कंट्रोलिंग सप्लाई ऑफ एसेंशियल गुड, तो ये बेसिकली एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट है। ये एक आपके लिए होमवर्क में दे रहा हूँ कि प्लीज गो एंड लुक आउट ऑन दी व्हाट आर दी मेन एंड दी की फीचर्स ऑफ एसेंशियल कमोडिटी। 4-5 पॉइंट्स हैं इसके की पॉइंट्स, प्लीज डू लुक इट अप, ओके। इसके अलावा और भी मेजर्स हैं, प्राइस कंट्रोल की, प्राइस फिक्स कर दो, एडमिनिस्ट्रेड प्राइस मैकेनिज्म, ठीक है, कि प्राइस फिक्स कर दो कि उससे ज़्यादा जो है आपका प्राइस पे बेच नहीं सकते, या रैशनिंग की बेसिकली फिक्स कर दो कि हर किसी को ये गुड इतने ही अमाउंट में मिलेगा, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता, और वो भी गवर्नमेंट साइड शॉप से डिस्ट्रीब्यूट करो, ठीक है। सो रैशनिंग कैन ऑल्सो बेसिकली हेल्प इन कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन। तो ये सारे मेजर्स हैं। नाउ लेट्स कम ऑन टू दी टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन। सो इन्फ्लेशन बेसिकली हमने देखा इट इज प्राइस राइज, बट डिपेंडिंग ऑन द रेट ऑफ प्राइस राइज, क्या रेट है प्राइस राइज का, उसके बेसिस पे हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन है। वन इज क्रीपिंग, ओके, क्रीपिंग इन्फ्लेशन, दैट प्राइस राइज इज मोर देन 3% per annum. Walking trotting inflation, price rise is more than 3% but 3 to 10%, ठीक है। Running 10 to 20%, ठीक है। Galloping is from 20% to 1000%, ठीक है। And situation where price rise is very very high beyond 1000, right, जो है वो आपका हाइपर इन्फ्लेशन, ठीक है। दिस इज डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन, ओके। इसके अलावा और भी कुछ टर्म्स हैं रिलेटेड टू इन्फ्लेशन। व्हाट आर दीज? स्टैगफ्लेशन। सो स्टैगफ्लेशन जो है एक ऐसी सिचुएशन है, बेसिकली अगर ये टर्म देखो, इट इज मेड अप ऑफ कंबाइंड विद टू टर्म्स, स्टैग्नेशन। स्टैग्नेशन किस चीज का? इकोनॉमिक ग्रोथ का या नेशनल आउटपुट का, एंड प्लस इन्फ्लेशन। सो देखो नॉर्मली हमने क्या देखा है कि थोड़ा बहुत इन्फ्लेशन होता है, सो उस केस में हम देखते हैं कि इन्फ्लेशन होगा तो ऑब्वियसली इट इज अ बिग इंसेंटिव टू प्रोड्यूसर्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। इन्फ्लेशन होता है तो गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन भी लोग ज़्यादा बढ़ाएंगे क्योंकि ज़्यादा प्रॉफिट होता है। बट स्टैगफ्लेशन एक पर्टिकुलर यूनिक सिचुएशन है जहां इन्फ्लेशन भी हो रहा है और स्टैग्नेशन भी है, ठीक है। स्टैग्नेशन भी है इन द सेंस कि आपका जो है इकोनॉमिक ग्रोथ भी नहीं हो रहा, ठीक है। सो दिस इज अ बैड सिचुएशन टू बी इन। इसके साथ साथ यहाँ इस सिचुएशन में जो है अनएम्प्लॉयमेंट भी होता है, ठीक है। दैट अनएम्प्लॉयमेंट इज ऑल्सो देयर, तो अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रहा है, ठीक है। सो तीनों चीजें होती हैं तो उसको स्टैगफ्लेशन बोलते हैं। एंड मेनली ये जो है सप्लाई साइड के जो इश्यूज है, सप्लाई साइड जैसे कॉस्ट पुश हो गया, राइट, या सप्लाई शॉक्स के कारण हो सकता है कभी कभी, या सप्लाई साइड जो आपके जो है डिसरप्शन हो गए, या सप्लाई साइड कंस्ट्रेंट्स हैं उनके कारण हो सकता है, स्ट्रक्चरल इश्यूज जो आपके इकोनॉमी में है उनके कारण आपका स्टैगफ्लेशन हो सकता है। रियल इंटरेस्ट रेट, सो देखो बेसिकली जो हमने वहां पे एग्जांपल लिया था, राइट, कि एक बंदे ने 100 रुपये दिए और एक साल 6% लिया, राइट, और एक साल बाद उसको 106 रुपये मिले, ठीक है। नाउ द थिंग इज कि ये जो 106 रुपये है, राइट, बट वैल्यू जो मनी की है वो पहले 100 रुपये का गुड खरीद सकते थे, राइट, अब वो जो गुड है 110 का हो गया। तो आइडियली मनी की वैल्यू भी जो परचेजिंग पावर है वो 10% से बढ़नी चाहिए थी, बट वो 6% से ही बनी। तो रियल इंटरेस्ट रेट हम लगाएंगे -4%, ठीक है। सो इट इज नथिंग बट डिफरेंस बिटवीन नॉमिनल दैट इज एक्चुअल, दैट इज यहाँ पे 6% है,
एंड द रेट ऑफ इन्फ्लेशन, ठीक है। सो नॉर्मली क्या होता है कि आपका इंटरेस्ट रेट अगर आप अपने सेविंग्स अकाउंट में देखो 3 से 4% होता है और इन्फ्लेशन आपका 5% चल रहा है, तो होता क्या है कि आपकी जो सेविंग्स हैं, सो सेविंग्स को मनी के फॉर्म में आप देखोगे वो 3 से 4% बढ़ रही है, बट उस मनी की परचेजिंग पावर अगर आप देखोगे तो वो 1% से या 4% से, अगर ये बढ़ रहा है 5% से इन्फ्लेशन है, तो 1% से परचेजिंग पावर कम हुई है उसकी, ठीक है। सो ये चीजें आपको समझनी होगी, ठीक है। सो रेट ऑफ इन्फ्लेशन ये जो है एक्चुअल इंटरेस्ट रेट माइनस रेट ऑफ इन्फ्लेशन, ठीक है। स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन, सी अगेन दिस काइंड ऑफ इन्फ्लेशन इज अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में मेनली बिकॉज ऑफ structural rigidities and bottlenecks in economy, like deficiency of capital, right, resource constraints on government and market, right, so it is known as bottleneck. So जो structural मतलब बेसिकली सप्लाई साइड में कुछ इश्यूज हैं, जैसे हमने बात की थी ना कि एक इकोनॉमी में अगर 100 यूनिट गुड्स की डिमांड है और जो इकोनॉमी में जो है मान लो 10 फैक्ट्रीज चाहिए, हर एक फैक्ट्री 10 यूनिट प्रोड्यूस करेगी तो होगी, बट आपकी इकोनॉमी में ही 7 फैक्ट्री ही हैं जो 70 यूनिट ही कर सकते हैं, बाकी 3 फैक्ट्री क्यों नहीं है, क्यों नहीं बनाए? या तो इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट करके 3 फैक्ट्री बनाने जितना पैसा ही नहीं है, कोई इन्वेस्ट ही नहीं करना चाहता। क्यों नहीं करना चाहता होगा? शायद से बहुत ज़्यादा हैसल्स है इकोनॉमी में इन्वेस्ट करने में, राइट, बहुत अनईज ऑफ डूइंग बिजनेस है इसलिए। सो इस टाइप के स्ट्रक्चरल कंस्ट्रेंट्स जो है वो हम बोलते हैं। या फिर आपने जो इलेक्ट्रिसिटी वाला मैंने एग्जाम्पल दिया था, सो हो सकता है कि आपके जो है फैक्ट्रीज है 10 फैक्ट्रीज आपके पास है, बट वो 10 फैक्ट्रीज पूरा का पूरा नहीं चल सकती, तो 10 फैक्ट्रीज जो है सिर्फ 7 यूनिट ही प्रोड्यूस कर पा रही हैं। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी, बिजली ही नहीं है इकोनॉमी में, राइट, पावर सप्लाई ही नहीं है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस ही नहीं कर पा रही, राइट, यानी एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, इसलिए इतनी ही बिजली मिलती है उन फैक्ट्री को कि वो 7 यूनिट प्रोड्यूस कर सकती हैं, 10 यूनिट नहीं। तो 10 फैक्ट्री है, हर फैक्ट्री 7 यूनिट प्रोड्यूस कर रही है, 3 यूनिट क्यों नहीं? लैक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के कारण, तो इसलिए 70 यूनिट हुआ, 30 यूनिट एक्स्ट्रा चाहिए। सो एक्सेस डिमांड है, एक्सेस डिमांड मतलब इन्फ्लेशन, प्राइस राइज होगा, ठीक है, क्योंकि वो जो 70 यूनिट है उसके लिए भी सब में बाकी बचे लोगों में कॉम्पिटिशन होगा, लोग ज़्यादा प्राइस देने को तैयार होंगे, ठीक है। तो इट इज़ मेनली बिकॉज ऑफ दीज फैक्टर्स। इस तरीके से मार्केट इम्परफेक्शंस भी हो सकती हैं, बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं, उसके कारण जो है आपके ये बॉटलनेक इन्फ्लेशन है। इन्फ्लेशनरी गैप, so it is a situation in which aggregate demand is more than the productive capacity of economy, aggregate supply at full employment level. See, aggregate supply at full employment level मतलब ये कि इकोनॉमी में देखो, इकोनॉमी में गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करने के लिए क्या चाहिए होता है एक फर्म को? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। जब इकोनॉमी के सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पूरी तरीके से यूज हो रहे हैं, तो उस पर एक लेवल ऑफ सप्लाई दे सकता है वो जो भी है, ठीक है। तो जब इन्फ्लेशनरी गैप जब है, जब एग्रीगेट डिमांड इससे ज़्यादा है, ठीक है, व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज मोर देन दिस, ठीक है, सो दैट इज नोन एज इन्फ्लेशनरी गैप एंड इट लीड्स टू इंक्रीज इन प्राइस लेवल। यानी इकोनॉमी का जो मैक्सिमम पोटेंशियल है प्रोड्यूस करने का, वाई? बिकॉज से मान लो किसी इकोनॉमी में 10 फैक्ट्रीज हैं, राइट, 10 फैक्ट्रीज में मतलब जो है लोग वगैरह ये सब काम कर रहे हैं, ठीक है, तो दिस इज अ कैपिटल गुड, इसको हम एज अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ले सकते हैं। तो 10 फैक्ट्रीज हैं, 10 की 10 फैक्ट्रीज फुल कैपेसिटी पे चल रहे हैं, 100 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं, बट अगर एग्रीगेट डिमांड हमारा 110 120 यूनिट का हो गया, तो जो 20 यूनिट एक्स्ट्रा है, दिस इज अबाउ मोर देन दी योर व्हाट द इकोनॉमी कैन प्रोड्यूस। तो अब इसमें इकोनॉमी को क्या 2 फैक्ट्रीज एक्स्ट्रा सेटअप करनी पड़ेगी, वो इतनी इजीली नहीं हो पाएगा। सो दिस इज नोन एज इन्फ्लेशनरी गैप। देयर इज ऑल्सो डिफ्लेशनरी गैप। यहाँ पे 100 की जगह जो है 100 यूनिट प्रोड्यूस कर सकते हैं, बट अगर डिमांड ही 80 यूनिट है तो 20 यूनिट का डिफ्लेशनरी गैप है, राइट। तो इनफैक्ट ये होगा कि डिफ्लेशन होगा, प्राइसेस कम करेंगे लोग, राइट, प्राइसेस पीपल विल स्टार्ट, क्योंकि उनको अपने 80 यूनिट बेचने हैं, राइट, 20 यूनिट एक्स्ट्रा बेचने हैं, तो वो 20 यूनिट एक्स्ट्रा बेचने के लिए सेलर्स अब कॉम्पीट करेंगे एक दूसरे से कि कम से कम दाम में उसको बेचने की कोशिश करेंगे ताकि कुछ तो पैसा मिल जाए, ठीक है। सो ऐसी सिचुएशन जो है डिफ्लेशन होती है, जहां पे प्राइस कम हो रहा है। डिफ्लेशन मतलब प्राइस जो है कम हो रहा है, यानी प्राइस पहले 10 रुपए था तो 8 रुपए हो गया, ठीक है। तो दिस कैन हैपन, ओके। देन देयर इज कोर इन्फ्लेशन, राइट। सो बेसिकली ऐसी चीजों का प्राइस को, ये कोर इन्फ्लेशन में सिर्फ हम ऐसी चीजों का प्राइस लेते हैं जो नॉन वोलेटाइल है। सी, वोलेटाइल कुछ कमोडिटीज ऐसी होती है जो वोलेटाइल है, जिनका प्राइस जो है बहुत रैपिडली फ्लक्चुएट करता है। वोलेटाइल कमोडिटीज आर दोज
जिनका प्राइस बहुत रैपिडली फ्लक्चुएट, जैसे एग्रीकल्चर कमोडिटीज है, किसी साल कम हो गया, किसी साल बढ़ गया, क्यों इतना रैपिडली, क्यों कभी अच्छी बारिश आई तो फसल बहुत ज़्यादा हुई, तो एक्सेस सप्लाई हो गया, तो ऑब्वियसली प्राइस बहुत ज़्यादा कम हो गए उनके। किसी साल बारिश नहीं हुई फसल, या खराब हो गई फसल, तो इतना सारा सप्लाई नहीं है, राइट, बट डिमांड ज़्यादा है तो प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ गए, ठीक है। सो मेनली फ्यूल, फ्यूल जैसे हमने देखा है ना, फ्यूल आपका और फूड, मेनली यही दोनों चीज़ें होती हैं जो वॉलेटाइल होती हैं, और इनको जब इनको जब हटा देते तो सारे गुड्स एंड सर्विसेज ले रहे, उसमें से आप फ्यूल और फूड को हटा दो, सो इट शोज यू कोर इन्फ्लेशन। हेडलाइन सी, ये थोड़ा सा अभी जब समझ में आएगा जब आप सीपीआई करोगे, तो सीपीआई कोर इन्फ्लेशन होता है। सीपीआई में हम जो है एक बास्केट ऑफ गुड्स लेते हैं, राइट, टू मेजर इन्फ्लेशन, तो उसमें सारे गुड्स होते हैं, फ्यूल और फूड भी है, तो अगर सारे गुड्स को लेके मेजर करते हैं सीपीआई से, जो है वो आपका हेडलाइन हो गया, बट अगर उसमें से फूड और फ्यूल हटा दोगे वो कोर हो जाता है, ठीक है। नाउ डिसइन्फ्लेशन का मतलब, सी, डिफ्लेशन आई होप आप समझ गए हो, पहले बताया। डिसइन्फ्लेशन डिफरेंट है। डिसइन्फ्लेशन ये है कि 10% रेट ऑफ इन्फ्लेशन था, वो 10% 6% हो गया। डिफ्लेशन ये है कि -2%, -5%, राइट, नेगेटिव इन्फ्लेशन। डिफ्लेशन इज नेगेटिव इन्फ्लेशन, डिसइन्फ्लेशन इज रिडक्शन इन रेट ऑफ इन्फ्लेशन, राइट। सो डिसइन्फ्लेशन इज रिडक्शन इन रेट ऑफ इन्फ्लेशन, जबकि डिफ्लेशन इज नेगेटिव इन्फ्लेशन, याद रखना, ठीक है। नाउ अब आगे भी ये सब देख ले, तो इन्फ्लेशन, ये शुरुआत में मैंने बोला था ना कि जनरल प्राइस लेवल, तो अब ये जनरल प्राइस लेवल मेजर कैसे करते हैं हम, हाउ डू वी मेजर इट, तो उसको मेजर करने के लिए बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं, जैसे नेशनल इनकम हम इकोनॉमिक एक्टिविटी देखने के लिए मेजर करते हैं, तो उसके लिए जीडीपी, जीएनपी, बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं। सो इन्फ्लेशन के लिए जनरल प्राइस लेवल मेजर करने के लिए भी बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं, राइट, या पैरामीटर्स हैं, जैसे WPI है। तो WPI इज द चेंज इन द प्राइसेस ऑफ कमोडिटीज फॉर बल्क सेल एट द लेवल ऑफ अर्ली स्टेज ऑफ ट्रांजेक्शन, मतलब होलसेल लेवल पे। सी, दो लेवल होती है बेचने की, प्रोडक्शन किया गुड्स एंड सर्विसेज, एक हो गया होलसेल लेवल, ठीक है, जहां पे बेसिकली जो रिटेलर्स है वो अपना प्रॉफिट मार्जिन नहीं लगाते, और एक हो गया रिटेल लेवल। तो ये रिटेल लेवल होलसेल लेवल में क्या अंतर है, ये रिटेलर है, यहाँ पे अपना प्रॉफिट मार्जिन जो बेच रहा है गुड, रिटेल लेवल पे कंज्यूमर्स खरीदते हैं, राइट, कंज्यूमर्स खरीदते हैं कम क्वांटिटी, होलसेल में बल्क में खरीदा जाता है, यहाँ बल्क में खरीदा जाता है बाय बेसिकली दोज पीपल हु वांट टू सेल गुड्स एंड सर्विसेज, राइट, एट रिटेल लेवल, ठीक है। तो वो क्या है, यहाँ पे बल्क में खरीदा जाता है, सस्ते होते हैं थोड़े, ठीक है, आपने सुना भी होगा होलसेल प्राइस शॉप, होलसेल प्राइस पे, राइट, तो उसका मतलब यह है कि बल्क में खरीदे गए, तो बल्क में सस्ते होते हैं, ठीक है, बट रिटेल लेवल पे कम होते हैं, तो वहाँ पे वो कुछ अपना प्रॉफिट मार्जिन भी लगाते हैं, ठीक है, वो प्रॉफिट मार्जिन, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट वगैरह ये सब जो है ये सब इंक्लूड करके रिटेल लेवल पे, ठीक है। तो ये कंज्यूमर जो प्राइस पे करता है वो रिटेल प्राइस पे करता है, ठीक है। प्रोड्यूसर जिस प्राइस पे सेल करता है, तो प्रोड्यूसर कौन से प्राइस पे सेल करता है, होलसेल प्राइस पे, प्रोड्यूसर सेल्स एट होलसेल प्राइस, कंज्यूमर बायज एट रिटेल प्राइस, ठीक है। तो दोनों के बीच में एक गैप है, वो गैप क्या है, बहुत सारे जो बीच में यू नो जो प्रॉफिट मार्जिन, ट्रांसपोर्ट वगैरह ये है, ठीक है। तो अभी हम जो है प्रोड्यूसर किस प्राइस पे सेल करता है गुड्स एंड सर्विसेज, उस प्राइस को लेकर अगर इन्फ्लेशन मेजर करते हैं वो हो जाता है WPI। इसमें 3 मेजर ग्रुप्स हैं, प्राइमरी आर्टिकल जिसका वेट 22% है, फ्यूल एंड पावर जिसका वेट 13% है, और मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स जिसका वेट 64% है, ठीक है। WPI में वेरी इंपॉर्टेंट सर्विसेज नहीं आती, ठीक है, इट इज रिलीज्ड बाय ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर DIPP, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, ठीक है, ये रिलीज करता है। इसका बेस ईयर 2011-12 है, ठीक है। आई डू वंस चेक इट अप कि भाई लेटेस्ट रिवीजन क्या है, डू वंस चेक इट अप कि लेटेस्ट अपडेट तो नहीं हुआ इसमें, मोस्ट प्रॉब्ली आई एम नॉट रिकलेक्टिंग राइट नाउ, बट शायद से ये या फिर दूसरा कोई इंडिकेटर अभी अपडेट किया गया, ठीक है। एंड ऑब्वियसली एक नई डेफिनेशन भी आई है होलसेल प्राइस इंडेक्स की, विच डज नॉट इंक्लूड टैक्सेस इन ऑर्डर टू रिमूव द इम्पैक्ट ऑफ फिस्कल पॉलिसी। सो ये याद रखना, बस ये पॉइंट याद रखो, ठीक है, क्योंकि ये फैक्चुअल टाइप के क्वेश्चन में आता है, अभी दिखाऊंगा मैं, तो हो सकता है ये वाले पॉइंट पूछ चुके हैं, ठीक है, हो सकता है अब ये पॉइंट पूछ ले, तो ये बस याद रखो कि नया WPI इंडेक्स आया है जिसमें टैक्सेस इंक्लूड नहीं किए गए हैं, ठीक है। एंड ऑल्सो जो नई सीरीज आई है WPI की, इट प्रेजेंट सेपरेट WPI फूड इंडेक्स, सो एक WPI फूड इंडेक्स अलग से निकाला गया। सी, ये थोड़े से फैक्चुअल पॉइंट्स है, याद रखना प्लीज, इसके ऊपर आपको स्टेटमेंट बन के आ सकते हैं। नाउ CPI किस तरीके से इन्फ्लेशन मेजर करते हैं, तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है। तो इसमें जो है जैसा मैंने बताया रिटेल प्राइस है, जो प्राइस कंज्यूमर पे करता है उस पर दिया जाता है,
राइट। एंड सी इसमें जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं, डिफाइंड पॉपुलेशन ग्रुप। सो अगेन जो बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऐसा रैंडमली नहीं बनाया जाता, कौन से गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइस मेजर करेंगे उसके लिए एक बास्केट बनाया जाता है, बट और वो बास्केट वो होता है जो एक पॉपुलेशन ग्रुप है उसके लिए क्या कंज्यूम करते हैं उसको देख के होता है, कंज्यूमर्स के बेस पे होता है। सो कंज्यूमर इसलिए अलग अलग कंज्यूमर्स होते हैं, इसलिए अलग अलग सीपीआईज है हमारे पास, ठीक है। इंडस्ट्रियल वर्कर्स क्या कंज्यूम करते हैं, राइट। एग्रीकल्चरल लेबरर्स क्या करते हैं, रूरल लेबरर्स क्या करते हैं, राइट, उसके लिए अलग है। अर्बन में एरियाज में लोग क्या कंज्यूम करते हैं, रूरल एरियाज में लोग क्या कंज्यूम करते हैं, और अर्बन रूरल दोनों को कंबाइन करके एक अलग है, ठीक है। और एक और होता था सीपीआई फॉर अर्बन नॉन मैनुअल एम्प्लॉयज, ठीक है। ये अप्रैल 2000 में डिसकंटिन्यू कर दिया, इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। और इसमें जो है ये जो है सीपीआई इंडस्ट्रियल वर्कर, सीपीआई एग्रीकल्चरल लेबरर और रूरल लेबरर, ये कौन करता है कंपाइल, लेबर ब्यूरो, याद रखना, ठीक है। दिस आर कंपाइल्ड बाय लेबर ब्यूरो और ये ऑक्यूपेशन स्पेसिफिक है, ठीक है। और सीपीआई अर्बन और सीपीआई रूरल, ठीक है, ये कौन कंपाइल करता है, सीएसओ, जो अब एक्चुअली आपका सीएसओ, जो अब एक्चुअली आपका एनएसओ बन गया, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन या ऑफिस, ठीक है, एनएसओ बन गया, ठीक है। एंड दिस इज फॉर अगेन इसका जो कवरेज है पॉपुलेशन का वो जनरल पॉपुलेशन, ये तो बस ये या तो इंडस्ट्रियल वर्कर को कवर करेगा, रूरल लेबर या एग्रीकल्चर लेबर, ये जनरल पॉपुलेशन को कवर करता है, ठीक है। एंड ऑल्सो एक कंज्यूमर जो है एक और इंडेक्स है आपका, सी ये थोड़ा सा फैक्चुअल है, यहाँ पे कुछ हम कर नहीं सकते, ये फैक्ट से देखने होंगे, राइट। कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स CFPI, right, at all India level for rural, urban and combined is also being released from May 2040, ठीक है, ये बस याद रखना, okay। Now let's see a PYQ. So which of the following brings out consumer price index industrial worker? See, और ये जो होता है CPI IW, इसका जो है बेस ईयर अभी रिसेंटली रिवाइज करके 2016 किया गया है, ठीक है, ये भी याद रखना। और दूसरी चीज, इसी के बेसिस पे जो है डियरनेस अलाउंस मिलता है, ठीक है, याद रखना। तो ये कौन निकालता है, लेबर ब्यूरो, ओके। नाउ कंपैरिजन अगर करें सीपीआई डब्ल्यूपीआई का, तो देखो इन दोनों में एक बास्केट ऑफ गुड्स लिए हैं, उनके प्राइस देखे गए, ठीक है। और हर बास्केट ऑफ गुड्स का जो गुड्स है उसका अलग अलग वेटेज है, डिपेंडिंग ऑन जो लोग कंज्यूम कर रहे हैं, बाय कर रहे हैं, उनका कितना वो है, ठीक है। सो जैसे डब्ल्यूपीआई जो है उसमें जो बास्केट है वो एवरेज प्राइसेस ऑफ बल्क सेल ऑफ कमोडिटीज एट फर्स्ट स्टेज ऑफ ट्रांजैक्शन इंडिकेट करता है, ठीक है। जबकि सीपीआई क्या रिफ्लेक्ट करता है, चेंज इन प्राइसेस एट रिटेल लेवल। ये याद रखना किस लेवल पे प्राइसेस लिए गए हैं सीपीआई डब्ल्यूपीआई में डिफरेंट जो है अलग है। डब्ल्यूपीआई में प्रोड्यूसर किस प्राइस पे सेल कर रहा है बल्क लेवल में, राइट, होलसेल लेवल पे वो प्राइस लिया गया है, और उसी के हिसाब से गुड्स एंड सर्विसेज का बास्केट कंस्टिट्यूट किया गया है। सो प्राइस किस लेवल पे लिया जा रहा है प्लस कौन से गुड्स एंड सर्विसेज का बास्केट है, दोनों में डिफरेंस है। सीपीआई में रिटेल लेवल पे लिया जा रहा है, और जो कंज्यूमर्स हैं रिटेल लेवल पे वो क्या कंज्यूम करते हैं वो गुड्स इंक्लूडेड, ठीक है। जो वेट्स हैं डब्ल्यूपीआई के वो बेस्ड हैं प्रोडक्शन वैल्यूज पे, ठीक है, क्योंकि हम वही ले रहे हैं ना कि प्रोड्यूसर्स किस हिसाब से सेल कर रहे हैं। डब्ल्यूपीआई प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से ले रहे हैं कि प्रोड्यूसर बल्क पे कितना सेल कर रहे हैं, जबकि सीपीआई जो बास्केट है वो जो है हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर या जो कंज्यूमर का एक्सपेंडिचर है उसको देख के जो है बास्केट बनाया गया है। तो डब्ल्यूपीआई का बास्केट प्रोड्यूसर्स को देख के बनाया गया है, सीपीआई का बास्केट कंज्यूमर्स को देख के बनाया गया है, ठीक है। तो जैसे इसीलिए सीपीआई में जो फूड ग्रुप है उसका वेट 39.1% है, राइट, जब कंपेयर टू द कंबाइंड वेट ऑफ 24.4% ऑफ फूड आर्टिकल्स एंड मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स इन फूड प्रोडक्ट्स ऑफ डब्ल्यूपीआई। सो डब्ल्यूपीआई में फूड आर्टिकल्स स्पेसिफिक नहीं है, बट अगर जो अलग अलग कैटेगरीज में है उसको कंबाइन किए तो डब्ल्यूपीआई में 24.4% है फूड का वेटेज, राइट, जबकि सीपीआई में 39%, क्योंकि ऑब्वियसली कंज्यूमर्स ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, ठीक है। सीपीआई बास्केट कंसिस्ट ऑफ सर्विसेज, डब्ल्यूपीआई में सर्विसेज नहीं है, ठीक है। और यहां पे एक और चीज बात करते हैं जीडीपी डिफ्लेटर की, जो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था। नाउ आप बताइए, मैं आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा हूं एंड दिस इज फॉर यू, जीडीपी डिफ्लेटर, सीपीआई और डब्ल्यूपीआई, इन तीनों में से सबसे बेस्ट इंडिकेटर इन्फ्लेशन का कौन सा है, सबसे कॉम्प्रिहेंसिव कौन सा है और क्यों है? विच ऑफ दीज थ्री इज द बेस्ट इंडिकेटर ऑफ इन्फ्लेशन एंड व्हाई, राइट? प्लीज आंसर इन कमेंट्स, ठीक है। और अगेन आई विल आंसर इट अगर आप नहीं बता पाए तो, ठीक है। नेक्स्ट, इन्फ्लेशन टारगेटिंग, लास्ट टॉपिक।
सो इन्फ्लेशन टारगेटिंग बेसिकली इंडिया में जो है अडॉप्ट किया गया है कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए फोकस्ड जो है पॉलिसी फोकस है उस पर जो है आरबीआई का, ठीक है। और उसके लिए एक मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क लाया गया है, मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क एग्रीमेंट। ये एग्रीमेंट आरबीआई और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में है, और ये एक स्टैट्यूटरी एग्रीमेंट है, यानी ये एग्रीमेंट आरबीआई एक्ट के अंदर लिखा हुआ है। सो इट इज अ स्टैट्यूटरी एग्रीमेंट, याद रखना, ठीक है। और इससे क्या है, इन्फ्लेशन टारगेटिंग की गई है बट इट्स फ्लेक्सिबल, क्योंकि इन्फ्लेशन को जो है ऐसा नहीं कि एक फिक्स्ड पॉइंट की इतना ही करना है, बट एक बैंड में रखना है, ठीक है। इन्फ्लेशन हैज टू बी केप्ट इन अ बैंड, ठीक है। सो इस की फीचर्स क्या है इस एग्रीमेंट के, सी पहला ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, टू मेंटेन प्राइस स्टेबिलिटी। सबसे पहले इसका ऑब्जेक्टिव है कि प्राइस स्टेबिलिटी मेंटेन करना है, कि इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा ना हो, राइट। और बट एट द सेम टाइम ग्रोथ को भी ध्यान में रखना है, ठीक है, याद रखना। ये याद रखना, कई बार आप यूपीएससी कैन ट्रिक यू हियर कि सिंपली बता देगा कि मेंटेन प्राइस स्टेबिलिटी, ओनली मेंटेन प्राइस स्टेबिलिटी, दैट ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क इज टू ओनली फोकस ऑन इन्फ्लेशन। ये गलत है। इट इज टू फोकस ऑन इन्फ्लेशन, यस, प्राइमरी, बट ऑल्सो कीप इन माइंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट ये जो इन्फ्लेशन का टारगेट है ये कैसे डिटरमाइन होता है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट डिटरमाइन करती है, बट इन कंसल्टेशन विद आरबीआई से पूछ के डिटरमाइन करती है, और हर 5 साल में जो है ये डिटरमाइन किया जाता है, ठीक है, याद रखना। और अभी जो है आपका 31 मार्च जो है 31 मार्च 2021 में डिसाइड किया गया है फॉर 5 ईयर्स फ्रॉम April 1, 2021 टू 31 मार्च 2026, इसके लिए डिसाइड किया गया, ठीक है। तो ये जो है आपका डिसाइड किया गया है, जस्ट अ सेकेंड। तो अभी क्या डिसाइड किया गया है, 5 ईयर्स लेटेस्ट 31 मार्च 2021 को, 5 साल का पीरियड है 2021 से लेके जो है 2026 तक। सो April 2021 से लेके जो है 31 मार्च 2026 से 5 साल के लिए क्या डिसाइड किया गया है कि 4% ±2, ठीक है, इतनी रेंज में ही इन्फ्लेशन रहना चाहिए। बट ये कौन सा वाला इंडिकेटर है इन्फ्लेशन का, दिस इज सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कंबाइंड, सीपीआई कंबाइंड, ठीक है, याद रखना, सीपीआई कंबाइंड, ओके। एंड इसमें जो इन्फ्लेशन को डील करने के लिए क्या मेजर्स लेने चाहिए, मॉनेटरी पॉलिसी कैसे होनी चाहिए, हाउ टू डिटरमाइन द पॉलिसी रेट रिक्वायर्ड टू द इन्फ्लेशन टारगेट, इसके लिए आरबीआई गवर्नर अकेले नहीं करेगा, एक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होगी। और मान लो अगर इन्फ्लेशन टारगेट किस सिचुएशन में माना जाएगा कि इन्फ्लेशन टारगेट जो है अचीव नहीं कर पाए, क्योंकि 4 से 6% है, बट कब माना जाएगा कि नहीं कर पाए, सो दैट वुड बी व्हेन कि जो इन्फ्लेशन है इज मोर देन द अपर टॉलरेंस लेवल। तो यहाँ पे 6% है, क्योंकि 4% ±2 है। सो अपर टॉलरेंस लेवल क्या है, 6% है ऑफ द इन्फ्लेशन टारगेट फॉर 3 क्वार्टर्स, यानी 3 जो फाइनेंशियल ईयर के क्वार्टर्स होते हैं। फाइनेंशियल ईयर एक आपका 1 अप्रैल से लेके दिस ईयर, जैसे अगर इस साल का फाइनेंशियल लेना होगा, सो अगला जो फाइनेंशियल ईयर होगा वो होगा 1 अप्रैल 2023 से लेके 31 मार्च 2024, और इसको हम 4 क्वार्टर्स में, यानी 3 महीने के पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो अगर ऐसे 3 क्वार्टर्स में, यानी 9 महीने तक जो है अगर आपके कंसेक्यूटिवली जो है इन्फ्लेशन इज अबाउ द टारगेट अपर लिमिट ऑफ द इन्फ्लेशन, जो बैंड सेट किया था उससे ऊपर है, तो दैट इज अ फेलियर, राइट। और या फिर बिलो दी लेवल फॉर दी 3 क्वार्टर्स, यानी या तो फिर 6% से ऊपर या 2% से नीचे, तो भी प्रॉब्लम, तो भी टारगेट नहीं मीट किया। आरबीआई को कितना, 4% ±2%, यानी 2 से 6% के बीच में रखना है। अगर इससे ज्यादा या नीचे ऊपर होता है 6 से 3 क्वार्टर्स के लिए तो इट इज अ फेलियर, 2% से कम होता है 3 क्वार्टर्स के लिए तो ऑल्सो इट इज अ फेलियर, ठीक है। और फेलियर होने पे क्या, कि भाई उसको रिपोर्ट देनी पड़ेगी सेंट्रल गवर्नमेंट को, रिपोर्ट में कि क्यों फेल हुए, क्या एक्शन लोगे आप जो है वापस करेक्ट करने के लिए, और कितने टाइम में इन्फ्लेशन वापस जो है आपका विद इन दैट टारगेट आएगा, ठीक है, ये रिपोर्ट में बताना होगा, ओके। सो ये क्वेश्चन करिए, सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग प्राइस स्टेबिलिटी, क्वाइट इजी, आरबीआई, ठीक है, आफ्टर मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क, ठीक है, PYQ 2022 का, ओके। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन प्लीज आपके लिए है, अटेम्प्ट करिए, ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, सो अगेन फैक्चुअल क्वेश्चन है, राइट। ये वाला जो है आपको ही सॉल्व करना चाहिए, मैंने सारी चीज बताई दी है,
ठीक है। आरबीआई हैज़ नाउ अडॉप्टेड डब्ल्यूपीआई, नहीं, सीपीआई अडॉप्ट किया है। डब्ल्यूपीआई डज नॉट कैप्चर चेंजेस इन प्राइस ऑफ सर्विसेज, यस, ठीक है, सही बात है, सीपीआई में सर्विसेज है, डब्ल्यूपीआई में सर्विसेज नहीं है। वेटेज ऑफ फूड इन सीपीआई इज हायर देन दैट ऑफ डब्ल्यूपीआई, सो यस, हमने देखा है सीपीआई में कितना 39% समवेयर है, जबकि डब्ल्यूपीआई में कितना 24% वेटेज है जो फूड है, ठीक है। नेक्स्ट इज मॉनिटरी पॉलिसी कमिटी। सो मॉनिटरी पॉलिसी कमिटी डिटरमाइंस द पॉलिसी रेपो रेट रिक्वायर्ड टू अचीव इन्फ्लेशन टारगेट, राइट। और इट इज इसको जो है एटलीस्ट 4 बार मिलना होता है एक साल में, राइट। और इसका कोरम मतलब मिनिमम कितने मेंबर्स प्रेजेंट होने चाहिए इसकी मीटिंग के लिए, वो 4 है। 6 मेंबर की कमेटी है, ये याद रखना, ठीक है, 6 मेंबर की, 3 मेंबर। और एक और चीज, ईच मेंबर जो मॉनिटरी पॉलिसी का है उसका एक वोट है, ठीक है। और अगर मान लो 3-3 हो गया तो क्या होगा, गवर्नर के पास फिर जो है गवर्नर एक कास्टिंग वोट, सेकंड वोट डालेगा या कास्टिंग वोट डालेगा, वो जहां भी डालेगा वो डिसाइडिंग होगा, ठीक है। और इसमें 3 जो है एक्स ऑफिशियो मेंबर्स है, सो 3 आर योर एक्स ऑफिशियो मेंबर्स, एक जो है आरबीआई गवर्नर, एक डेप्यूटी गवर्नर ऑफ मॉनिटरी पॉलिसी इंचार्ज, आरबीआई डेप्यूटी गवर्नर ऑफ आरबीआई इंचार्ज ऑफ मॉनिटरी पॉलिसी, और एक जो है कोई भी ऑफिसर आरबीआई का जो आरबीआई के सेंट्रल बोर्ड ने नॉमिनेट किया है, ये 3 मेंबर्स। और 3 नॉमिनेटेड जो है मेंबर्स बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, सॉरी नॉट गवर्नर, गवर्नमेंट, ठीक है। और 2 और पीवाईक्यूज कर लीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग आरबीआई मॉनिटरी पॉलिसी कमिटी। तो इट डिसाइड्स आरबीआई बेंचमार्क रेट्स, यस। इट इज 12, नहीं 6 मेंबर बॉडी, ठीक है, तो ये गलत है। एंड इट फंक्शंस अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ यूनियन, नहीं, इसका चेयरमैन जो है आरबीआई गवर्नर है, ठीक है। सो दैट्स वाई आरबीआई गवर्नर को यहाँ पे जो है कास्टिंग वोट मिला है, ठीक है। सो आरबीआई गवर्नर को यहाँ पे कास्टिंग वोट क्यों मिला है, क्योंकि वो चेयरमैन है इसका, ठीक है। सो आप कर सकते हो इसका आंसर ए। सी देख सकते हो आप, अगर आप पीवाईक्यू एनालिसिस करके पढ़ोगे ना तो बहुत इजी हो जाता है, ठीक है। और ट्रस्ट मी, इसमें अगर इकोनॉमी में अगर हम एवरेज लगाएं, अगर 20 क्वेश्चन आए हैं, दैट इज 1/5 ऑफ अ पेपर, अगर हम करंट और वो दोनों ले, तो इस 20 क्वेश्चन में से 15 क्वेश्चन के अराउंड आर मोस्टली, 15 से 16 क्वेश्चन आर मोस्टली इजी टू मीडियम कैटेगरी, जो अगर आप ढंग से कवरेज करोगे सिलेबस का, स्टैटिक और करंट का, तो आराम से होंगे। With reference to inflation in India, which of the following statement is correct? So inflation, again, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सिर्फ, या आरबीआई का कोई रोल नहीं है, राइट। डिक्रीज्ड मनी सर्कुलेशन हेल्प्स इन कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन, इंक्रीज। सो ये प्लीज आप सॉल्व करिए, ठीक है। सॉल्व एंड टेल मी इन दी कॉमेंट्स दी आंसर, ठीक है। सो प्लीज जो भी मैंने कहा एक्सरसाइजेस करिए, इट विल हेल्प यू ऑनली। सो विद दिस वी रैप अप विद इन्फ्लेशन। कल हम जो है मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ेंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट बेसिकली वी आर गोइंग टू रीड अबाउट मॉनेटरी पॉलिसी, राइट। और उसके बाद जो है फिजिकल पॉलिसी, सो ऑन सो फोर्थ, ठीक है। So thank you very much and see you again in the next lecture.